मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि टैंग नाना ने मुझे बीच में टोक दिया। बस कर, मैं तो बस तुझसे थोड़ी बात करना चाहती थी। वो तो ठीक है, पर ये लोग। मैंने घबरा कर रूम में बाकी सबकी तरफ देखा। टैंग नाना ने भी मेरी नजर का पीछा किया। हमने देखा कि बाकी सारी ब्यूटीज बेड के एक साइड पर झुकी हुई थी और बिना पल के झपकाए हम दोनों को ताड़ रही थी। तुम सब वहां क्या कर रही हो? टैंग नाना ने अपनी भौहें सिकोड़ी। नाना दीदी, तूने अचानक से फैंग युआन को अपने बेड पर बुला लिया तो हमें थोड़ी क्यूरियोसिटी हो गई ना। बाई टियन टियन ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए क्यूट सा नाटक किया। हाँ यार, सही बात है। अगर इस कमीने ने तेरे साथ कोई झोल कर दिया तो? हे लिंगलिंग ने भी हंसते हुए आग में घी डाला। क्या मुझे इसका काम तमाम कर देना चाहिए? शू जिंगजिंग ने एकदम मौत वाले सीरियस चेहरे के साथ पूछा। तुम लोग का दिमाग ज्यादा ही चल रहा है। चुपचाप जाओ और सो जाओ सब, टैंग नाना ने चिढ़ते हुए ऑर्डर दिया। ये सुनकर बाकी ब्यूटीज रोते धोते बिना मन के अपने अपने बेड पर वापस चली गईं। टैंग नाना ने सीधा अपना पैर आगे बढ़ाया और स्विच ऑफ करके रूम की लाइट बंद कर दी। फिर वो वापस मेरी तरफ घूमी और मुझे ताड़ने लगी। उनको इग्नोर मार, हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। उसकी आवाज अब एकदम शांत थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया, पर भाई मेरा दिमाग किसी भी तरह फोकस ही नहीं कर पा रहा था। टैंग नाना की बॉडी से आती वो हल्की हल्की महक और उसका वो कातिलाना चेहरा जो मेरे एकदम पास था। मेरे दिल की धड़कनों ने बुलेट ट्रेन पकड़ ली थी। तो मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ, टैंग नाना ने अचानक पूछा। तेरा और जी बो शियाओ का आपस में क्या चक्कर है? बस नॉर्मल हाई स्कूल वाले क्लासमेट्स हैं। अरे मैं उसे उतने ठीक से जानता भी नहीं हूँ। मैंने झूठ बोलकर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की, पर टैंग नाना ने एक शब्द नहीं बोला। वो बस मुझे आंखें फाड़कर घूरती रही। अच्छा ठीक है, असल में वो मेरा लंगोटिया यार है। हम दोनों की बचपन से अच्छी सेटिंग है। उसने ही मुझे फोर्स किया था इस कॉलेज का एग्जाम क्लियर करने के लिए। जब तुम दोनों छत पर बैठकर वो ड्रामेबाजी कर रहे थे ना, मैं तभी समझ गई थी कि तुम्हारा कोई तगड़ा कनेक्शन है। इसका मतलब तू उसे बहुत अच्छे से जानता है, राइट? हाँ कह सकती है। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर तो बढ़िया है, तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा। भाई साहब, ये बात सुनते ही मैं बेड से स्प्रिंग की तरह उछल गया और ऊपर वाले बेड पर चुपके से हमें सुन रही बाई टियन टियन भी झटके से उठकर बैठ गई। तेरा बॉयफ्रेंड? मेरे कान तो ठीक है ना? मैंने आंखें फाड़ कर देखा और हकलाते हुए बोला। टैंग नाना देख, ये फालतू के मजाक मत कर। लेकिन टैंग नाना ने एकदम सीरियस चेहरे के साथ मेरे और करीब आकर बोला, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, तू कान खोल कर सुन ले। मैं चाहती हूँ कि तू मेरा बॉयफ्रेंड बने। मेरा चेहरा एक सेकंड में टमाटर जैसा लाल हो गया। मैंने कांपते हुए पूछा, पर क्यों? टंग नाना ने चिढ़कर किया। जी बॉक्सियाओ मुझे 1-2 दिन से नहीं छेड़ रहा है, वो बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़ा है। अगर तू, जो उसका सबसे बड़ा जिगरी यार है, मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, तभी उसको पूरी तरह झटका लगेगा और वो मेरी जान छोड़ेगा। मेरे दिमाग में एक साथ 1000 चीजें चलने लगी। एक तरफ मुझे लग रहा था कि ये पूरा आइडिया ही कितना वाहियात और पागलपन वाला है, और दूसरी तरफ बॉस, तंग नाना जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड बनने की सोचकर ही मेरे अंदर लड्डू फूट रहे थे। मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दे, मैंने टंग नाना की आंखों से नजरें चुराते हुए कहा। तंग नाना ने गुस्से से भौहें चढ़ाई। तुझे अभी इसमें और सोचना है? ये वही चांस है जिसके लिए लौंडे रोते हैं और उन्हें मिलता नहीं। पूरे रूम में एकदम भयंकर सन्नाटा छा गया। इस शांति में मेरे दिल की धक धक की आवाज मुझे ही साफ सुनाई दे रही थी। मैं इसके लिए हाँ नहीं कर सकता। थोड़ी देर तक अपने अंदर जंग लड़ने के बाद आखिरकार मैंने उसे सीधा मना कर दिया। बात ये थी, एक तो ये दोस्ती के नाम पर बहुत बड़ा धोखा होता। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार जी बॉक्स याओ को किसी लड़की के पीछे इतना पागल देखा था, और दूसरी बात, इसे बॉयफ्रेंड थोड़ी कहते हैं। ये तो बस एक यूज एंड थ्रो टिश्यू पेपर जैसा टूल बनने वाली आफत थी। तंग नाना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसे मना कर दूंगा। उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए शौक और फिर भयंकर गुस्सा साफ झलक गया। फंग युआन, तूने मुझे मना कर दिया? तंग नाना की आवाज अब थोड़ी तेज और खतरनाक हो चुकी थी। मैंने एक लंबी सांस ली, अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बोला, आई एम सॉरी नाना, मेरा तुझे इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं है, पर ये जी बॉक्सियाओ के साथ एकदम नाइंसाफी होगी। तंग नाना ने फिर से सर्दी भरा किया। वो कमीना मेरे पीछे कुत्तों की तरह पड़ा है, तो क्या वो मेरे साथ इंसाफी है? तू एक बार फिर दिमाग चला ले। ऐसा मौका लाइफ में सिर्फ एक बार आता है, बार बार नहीं। मैंने एकदम पीछे न हटने वाले एटीट्यूड से अपना सिर हिलाया। मैंने सोच लिया है तो भाड़ में जा तू। तंग नाना 2 पल के लिए चुप रही और फिर पलटकर मेरी तरफ पीट करके लेट गई। उसने एक लफ्ज और नहीं बोला। मेरे अंदर एक अजीब सा दुख और खालीपन आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे इस फैसले से कहीं तंग नाना मुझसे पहले से भी ज्यादा नफरत तो नहीं करने लगेगी। मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने सही किया या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पता नहीं कितना टाइम बीता, पर आखिरकार मेरी आंखें लगी गई और मैं बेहोशी वाली नींद में चला गया। फेंग युआन, ओए फेंग युआन, मेरे कान के पास एक एकदम प्यारी सी आवाज आई। मुझे फील हुआ कि कोई मेरी रजाई को हल्के से खींच रहा है। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, भाई ये तो बाई टियन टियन थी। वो बेड के बिल्कुल किनारे पर अपना छोटा सा क्यूट सिर निकाले हुए थी और मुझे एक शैतानी हंसी के साथ ताड़ रही थी। तू यहाँ क्या? मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाई टियन टियन ने अपने होठों पर उंगली रखकर श्श करने का इशारा किया। मैंने फटाफट अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने बैल्कनी की तरफ उंगली की
मुझे बाहर आने का इशारा दिया और अपना चेहरा वापस ऊपर खींच लिया। जब मैंने तसल्ली से चेक कर लिया कि तंग नाना घोड़े बेचकर सो रही है तो मैं बिल्ली की तरह दबे पांव बेड से उतरा और चुपचाप बाई टियानतियन के पीछे बालकनी तक चला गया। तूने मुझे इस टाइम यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। तूने मुझसे क्या छिपाया? बाई टियानतियन के चेहरे पर एक पतली सी स्माइल आई। तूने सब सुन लिया है ना? मेरी हालत थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। बाई टियानतियन ने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए और अपनी गर्दन टेढ़ी करके बोली, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तू दिमाग से थोड़ा पैदल है क्या? नाना इतनी कातिलाना और हॉट है, उसका बॉयफ्रेंड बनने में क्या बुराई थी? तूने उसे ना कैसे बोल दिया? मैंने थक कर अपने कंधे उचका दिए। मैं नहीं चाहता था कि वो जी बॉक्सियाओ को रुलाने के लिए ऐसे घटिया ट्रिक्स यूज करे। बाई टियानतियन ने आंखें घुमाई। बड़ाया देवता कही का, पर क्या तेरे छोटे से दिमाग में एक बार भी ये ख्याल आया थी कि शायद तांग नाना सच में तेरे ऊपर थोड़ा बहुत फिदा हो? मैं एक पल के लिए जम गया। कुछ भी, ऐसा झोल नामुमकिन है। उसका टारगेट सिर्फ जी बॉक्सियाओ से पीछा छुड़ाना था। ये सुनकर बाई टियानतियन ने अंदर ही अंदर चैन की सांस ली। आज सुबह ही तो इसने मुझे बिना कपड़ों के ताड़ लिया था और अब तांग नाना के साथ भी ये झोल कर रहा था। अगर फोंग युआन ने आज तांग नाना को हाँ बोल दी होती ना तो मैं कसम से इसकी ऐसी लात मारती कि इसकी मौत पक्की थी। उसने मन ही मन सोचा। उसने आगे और आग लगाई। उसका फिगर इतना मस्त है, सच बता क्या तेरा दिल थोड़ा सा भी फिसला नहीं? भाई ऑब्वियस सी बात है फिदा होना, तुझे अंदाजा नहीं है। तांग नाना का वो फटने वाला फिगर अभी बेड पर मैंने देखा, बाप रे, सच में बहुत मैसिव और खतरनाक है। लाइफ में पहली बार मैं उसके आगे वाले बम्पर्स को इतने करीब से देख रहा था। मैं तुझे बता रहा हूँ, इस दुनिया का कोई लौंडा ऐसी बॉडी को देकर मना नहीं कर सका। तुझे लग रहा है मेरी फटी नहीं थी? उस टाइम मेरे अंदर जो सुनामी चल रही थी, मैं बस थोड़े से और कंट्रोल खोता तो वही फिसल जाता। अगर मेरा वो उसूल नहीं भाई, जहाँ फिगर की बात आती है वहां मेरी सारी नींद वैसे ही उड़ जाती है। मैं तो और भी फ्लो में फुल जोश में भूखने लगा। तभी मुझे अचानक फील हुआ कि बाई टियानतियन एकदम चुप्पी सा चुकी है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरी फट गई। उसकी प्यारी आंखों में से आग के गोले निकल रहे थे। अगर तेरा उसूल नहीं, उसके बाद क्या? बोलना आगे कमीने। बाई टियानतियन की ठंडी और कातिलाना हंसी ने मेरी हवा टाइट कर दी। नहीं नहीं भाई, कसम से मेरा दिमाग एकदम साफ था वहां। मैंने तुरंत सफाई देनी शुरू की। मुझे पहले से पता था तू एक नंबर का ठड़की भेड़िया है। बड़े साइज वाली औरतें देखते ही तेरे दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। बाई टियानतियन अपने दांत पीसते हुए चिल्लाई, अरे मेरी माँ, तू गुस्सा क्यों हो रही है? तेरा फिगर भी एकदम बिंदास है यार, छोटी, क्यूट और एकदम कॉम्पैक्ट, फुल प्यारी वाइब आती है। मैंने इस आग को बुझाने का ट्राई किया। बाई टियानतियन का गुस्सा और फूट पड़ा। उसने अपना पैर उठाया और पूरी ताकत लगाकर मेरा पैर कुचल दिया। किसे छोटी बोल रहा है बे? मेरा साइज एकदम परफेक्ट और नॉर्मल है। फोंग युआन, तू सच में एक नंबर का कमीना है। मेरी दर्द के मारे चीख निकलने वाली थी और मेरे दांत भिज गए। अरे बाप रे, मेरी गलती है, मैं कान पकड़ता हूँ। टियानतियन यार, थोड़ा आराम से। टियानतियन छोड़ दे भाई। तू और फेंग युआन इतनी रात को यहाँ अकेले क्या झोल कर रहे हो? शू जिनजिंग मुंह फाड़ कर उबासी लेते हुए बालकनी पर आ गई। बाई टियानतियन डर के मारे उछल गई और उसने झटके से अपने पैर को पीछे खींचा। मैं भी दर्द से सिसक रहा था और लंबी सांसें ले रहा था। शू कप की आंखें नींद के मारे आधी बंद थी और वो फुल डाउट में हम दोनों को ताड़ रही थी। बाई टियानतियन का चेहरा लाल हो चुका था। वो हकलाते हुए बोली, कुछ नहीं। फेंग युआन रो रहा था कि उसे नींद नहीं आ रही, तो मैं बस ऐसे ही उसको हवा खिलाने बाहर आ गई। मैंने भी फटाफट इस बकवास में हामी भरी। हाँ, एकदम सही। मेरी आंखें खुली की खुली थी तो मैंने ही टियानतियन को जबरदस्ती रुकने बोला। सच में यार, टियानतियन, तू इतनी आसानी से इस कचरे को कैसे हाँ बोल सकती है? अगर इसने तेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो? शू जिनजिंग मुझे एकदम कातिलाना और शकी निगाह से घूर रही थी। भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने घबरा कर जल्दी से अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा जिंगजिंग, तू जाकर सो जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बाई टियानतियन ने बात को संभाला। ठीक है। शू जिनजिंग ने सीधा मेरी तरफ उंगली दिखाई और पलट कर चली गई। उसके जाने के बाद बाई टियानतियन ने आग बबूला होकर मुझे घूरा। सब तेरी वजह से हुआ है, पकड़े गए हम। मेरी तो शर्म से जान ही निकल गई। फ्यू भाई, क्या इस औरत को मुझे काट डालने का कोई पागलपन सवार है? मैंने एक लंबी चैन की सांस छोड़ी। जिंगजिंग दिल की बहुत अच्छी है, बस जो लोग नए होते हैं उनके साथ थोड़ी ऐसी रिएक्ट करती है। और हाँ, उसकी मारपीट की स्किल्स भी बहुत खतरनाक हैं। पता है, कॉलेज शुरू होने के टाइम कुछ टपोरी मेरे पीछे पड़ गए थे। जिंगजिंग ने ही मुझे बचाया था। उसने कुछ ही सेकंड्स में उन सबको जमीन पर लिटा दिया था। इतनी खतरनाक। अगर किसी दिन उसने सच में मुझे टपका दिया तो मेरा क्या होगा? मैं अंदर ही अंदर डर गया। कौन तुझे टपकाने आएगा? तू ही पूरा दिन ठरकियों वाली हरकतें करता रहता है। असल में जिंगजिंग
को सुपर मेल सिंड्रोम है, इसलिए वो थोड़ी जिद्दी और एक ही बात पर अटकने वाली है, पर वैसी वो बाकी नॉर्मल लड़कियों जैसी ही है। बाई तियानतियन ने समझाया। सुपर मेल सिंड्रोम, तो क्या इसका मतलब वो बेवकूफ ब्यूटी है? तभी मैं सोचूं कि वो आफत जैसी खूबसूरत क्यों लगती है। ये सुनकर मैं सच में थोड़ा हैरान था। ओए, ये बात गलती से भी जिंगजिंग के मुंह पर मत बोल देना। उसे बेवकूफ सुनना सबसे ज्यादा नापसंद है। अगर उस टाइम उसने तुझे सच में काट डाला तो मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी। बाई तियानतियन ने मुझे हल्के से एक मुक्का मारा। ठीक है, बहुत रात हो गई है, हमें भी अब रूम में चलना चाहिए। क्या तेरा मन नहीं कर रहा मेरे साथ थोड़ी देर और रुकने का? एक काम कर, आज रात तू मेरे बेड पर आजा, हम और बातें करेंगे, मैंने मजाक के मूड में कहा। बिना कपड़ों के होकर बातें? फेंग युआन, मुझे लग रहा है तेरी सच में मौत आई है। बाई तियानतियन भी मजाक ही करना चाहती थी, पर उसे लगा कि मैं वापस उसके कल रात वाले कांड का मजाक उड़ा रहा हूँ। उसने सीधा मेरी कमर पर एक जोर की चुंटी काट ली। तू औरत है या आफत? इतनी जल्दी तेवर क्यों बदल लेती है? दर्द हो रहा है भाई, मैंने रोते हुए चिल्लाया। नहीं करनी मुझे तुझसे बात, दिमाग खराब कर दिया। बाई तियानतियन गुस्से में पैर पटकते हुए अपने बेड पर वापस चली गई। लड़कियां सच में आफत होती हैं। मैंने एक आह भरी। मैं वापस टैंग नाना के बेड पर चढ़ गया और एकदम आराम से चोर की तरह लेटा, इस डर से कि कहीं उसकी नींद न टूट जाए। लेकिन टैंग नाना एकदम घोड़े बेचकर सो रही थी और मेरे आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बेड पर लेटा था, पर दिमाग में अभी भी बाई तियानतियन की बातें ही घूम रही थी। मैंने चुपके से टैंग नाना की तरफ देखा। उसके नाइट गाउन का गला हल्का सा खुला हुआ था। उसके गोरे कॉलर बोन्स और कातिलाना क्लीवेज साफ दिख रही थी, जिसे देखकर किसी का भी दिमाग उड़ जाए। ये सब सोचते सोचते नींद आने लगी और मैं वही गहरी नींद में निकल लिया। अगले दिन सुबह जब मैं टैंग नाना की रजाई में जगा तो मुझे सांस लेने में भयंकर प्रॉब्लम हो रही थी। मैं साफ साफ फील कर पा रहा था कि टैंग नाना की नर्म और गर्म बॉडी मुझसे एकदम चिपकी हुई है। उसके बदन से आती वो मीठी हल्की हल्की खुशबू मेरे होश उड़ा रही थी। मैंने सोचा मैं चुपचाप उठ जाता हूँ ताकि उसकी नींद खराब ना हो, पर जैसे ही मैंने थोड़ा सा हिला, टैंग नाना को शायद पता चल गया। उसने नींद भरी आवाज में किया और बोली, हिलना मत। मैं वही पत्थर बन गया। मेरी थोड़ा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन हो गई और मेरे माथे पर ठंडे पसीने आने लगे। थोड़ी देर बाद टैंग नाना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आधी नींद में मुझे ताड़ने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, पर इस लुक में वो आग की तरह और भी ज्यादा हॉट लग रही थी। क्या तुझे इस तरह सोने में मजा आ रहा है? टैंग नाना ने अपनी एक लंबी टांग मेरी टांग पर रखी और उसके नर्म एसेट्स सीधा मेरे हाथ पर आकर दब गए। इस कातिलाना टच से मेरा पूरा दिमाग हैंग हो गया। नाना, ये तुम क्या? मुझे लगा था कि मेरी बॉडी डर से पत्थर हो चुकी थी, पर जैसे ही मैंने नीचे देखा वहां कुछ और भी ज्यादा सख्त हो चुका था। ये क्या है? टैंग नाना की नजर रजाई के ऊपर बन गए उस टेंट पर पड़ चुकी थी। बाप रे, खत्म, मैं तो गया। मैं फटाफट उठकर बैठ गया और उसे अपने बदन से छुपाने लगा। इतनी जल्दी जा रहा है? टैंग नाना ने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा और हल्के से सहलाने लगी। उसकी आवाज में एक खतरनाक जादू था। भाई, मेरे पेशेंस का दी एंड हो चुका था। मैं सीधा रजाई उठाकर बेड से भाग निकला। कचरा कहीं का, मुझे मना किया था ना, मैं खुद तुझे अपने प्यार में पागल बना दूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुझे पिघला ना सकूं। टैंग नाना ने एक हाथ से अपना सिर पकड़ा और मुझे जानवर की तरह भागते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ चुकी थी। मैं बेड से कूदा, रजाई वही फेंकी और सीधा बालकनी की तरफ भागा। टैंग नाना आराम से उठी, अपने बाल बांधे और वो भी बालकनी की तरफ आने लगी। मैंने फटाफट एक बाथरूम का दरवाजा खोला और सीधा अंदर घुस गया। दरवाजा अंदर से लॉक किया और आखिर चैन की सांस ली। पर जैसे ही पलटा, मेरा कंधा दो एकदम नरम चीजों से टकराया। मैंने सिर उठाकर देखा तो ही लिंगलिंग फुल गुस्से में मुझे ताड़ रही थी। फेंग युआन, तू जानबूझकर ये सब कर रहा है ना? ही लिंगलिंग ने चिल्लाते हुए पूछा। भाई, अभी टाइम नहीं था इन सबका। मैंने जल्दी से ही लिंगलिंग के मुंह पर हाथ रखकर उसे दबा दिया। ही लिंगलिंग मेरे और दीवार के बीच दब गई थी। हालांकि वो टाइक्वांडो की चैंपियन थी, पर इस अजीब पोजीशन में वो बिल्कुल फंस चुकी थी। यहाँ तक कि वो मेरा हाथ भी नहीं हटा पा रही थी। थोड़ी देर बाद ही लिंगलिंग ने हार मानकर छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी। वो बस वैसे ही कातिलाना नजरों से मेरी आंखों में घूरती रही। मैं भी बहुत शर्मिंदा था। आखिर ये कांड दूसरी बार हो रहा था। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, सॉरी यार, आज बस मुझे थोड़ी देर और छुपने दे, ये सच में एक एक्सीडेंट है। उसी वक्त बाथरूम के दरवाजे के ठीक पीछे होने वाली आवाजों को सुनकर टैंग नाना समझ गई कि मैं पक्का अंदर ही छुपा बैठा हूँ। कुछ लोगों की शक्ल देखो तो कितने बेशरम लगते हैं, पर थोड़ी सी बात पर डर के मारे चूहे की तरह छुप जाते हैं। टैंग नाना ने गुस्से से हाँ किया, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर मेरे साथ ही लिंगलिंग भी फंसी हुई है। मैं ये सुनकर पानी पानी हो गया। मैंने ही लिंगलिंग की तरफ आंख मारकर इशारों में समझाया कि बॉस, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर ही लिंगलिंग ने अपनी आंखें छोटी की, जैसे बोल रही हो मैं नहीं मानती तेरी बातें। हम दोनों काफी देर तक इसी पोजीशन में अटके रहे। ही लिंगलिंग की नर्म और गर्म सांसें सीधा मेरे हाथ पर पड़ रही थी, जिससे मेरे दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी और मेरी लगातार ताड़ती हुई नजरों की वजह से
ही लिंगलिंग की सांसें भी तेज हो चुकी थी और उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। बहुत देर बाद टैंग नाना का मेकअप आखिर पूरा हो गया। जब उसने देखा कि मेरे बाहर आने का कोई सीन नहीं है तो वो दरवाजे के पास झुकी और हल्के से बोली, कल रात वाला मैटर बेहतर होगा कि तू अपनी पूरी जिंदगी दिमाग से निकाल दे और किसी को ना बताए। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई, दरवाजे के उस पार से भी मुझे टैंग नाना की कातिलाना वाइब फील हो रही थी। इसका मतलब कुछ बड़ा कांड हुआ है। ही लिंगलिंग का एक्सप्रेशन अचानक से एकदम मजेदार हो गया और वो शैतानी आंखों से मेरी तरफ घूरने लगी। मेरा दिमाग बंद हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से आंख मारकर उसे चुप रहने का इशारा किया। ही लिंगलिंग ने भी पलकें झपकाई और हाँ में सिर हिलाया और फिर अचानक उसने अपने दांत सीधा मेरे हाथ पर गाड़ दिए। आह! मेरी दर्द से चीख निकल गई। पागल हो गया है क्या? बाहर खड़ी टैंग नाना को मेरा अचानक चीखना बिल्कुल अजीब लगा। मेरा दर्द के मारे मुंह बन चुका था पर मैं गुस्सा भी नहीं निकाल सकता था। मैं बस अपना हाथ पकड़कर ही लिंगलिंग की उस शैतानी हंसी को घूर रहा था। टैंग नाना ने इरिटेशन में अपनी भौहें सिकोड़ी और बालकनी से चली गई। मैंने दरवाजे की झिर्री से ठीक से चेक किया कि वो चली गई है। तब जाकर मैं चोर की तरह बाथरूम से बाहर आया। भाई ही लिंगलिंग, तू पिछले जन्म में जानवर थी क्या? इतनी बुरी तरह काटा है। मैंने अपने हाथ पर छुपे उस गहरे दांत के निशान को देखा। ही लिंगलिंग ने मुझे घूरा और पूछा, वैसे वो कल रात वाला मैटर क्या था? तुम दोनों? ही लिंगलिंग के चेहरे पर वही शैतानी हंसी थी। तू दिमाग में कोई फालतू झोल मत ला। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। मैंने दोनों हाथ हिलाकर इनकार किया। इतना डर क्यों रहा है? मैंने ये थोड़ी बोला कि तूने क्या किया है। मैं तू क्या कर रहा है? ठीक है, टैंग नाना ने मना किया है तो मैं आगे भसर नहीं करूंगी। ही लिंगलिंग ने मेरे कंधे को थपथपाया। थैंक यू। वैसे भी सच में कोई कांड नहीं हुआ। मैं बोल चुका हूँ, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो बाई टियान हो या टैंग नाना। बस नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखना कि तुम लोग मुझे ऐसे अजीब हालत में टॉयलेट में ब्लॉक ना करो। वो पोजीशन सच में बहुत ऑकवर्ड होती है। एक्सीडेंट था भाई, पूरा एक्सीडेंट था। मैंने शर्म से अपना सिर खुजलाया। तभी दूसरे बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला और सू याओ याओ अंदर से बाहर आई। कसम से फिर वही सीन। ही लिंगलिंग का चेहरा टमाटर बन गया और वो घबरा कर मुझे ताड़ने लगी। घबरा मत, मुझे 100% भरोसा है कि सू याओ याओ ने हमारी बातें नहीं सुनी होगी। मैंने पूरे टशन में ही लिंगलिंग से कहा, कौन सी पोजीशन? तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? सू याओ याओ ने अपनी हमेशा वाली प्यारी और मासूम शक्ल बनाकर पूछा। तूने तो कहा था। इसने नहीं सुना। ही लिंगलिंग ने धीरे से बड़बड़ाया। मैं भी अचानक वही पत्थर बन गया। तब जाकर मैंने ध्यान दिया कि सू याओ याओ ने इस वक्त अपनी सुनने वाली मशीन हियरिंग एड पहन रखी थी। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्ल थोड़ी उड़ी हुई लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? सू याओ याओ ने टेंशन में पूछा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम दोनों यहाँ सुबह की एक्सरसाइज कर रहे थे। फांग युआन मेरे पीछे पड़ा था कि मैं इसे टाइक्वांडो सिखाऊं, तो मैंने इसे बस 2-4 मूव्स दिखाए हैं। ही लिंगलिंग ने मेरी तरफ आंख मारते हुए बहाना बनाया। हाँ, एकदम सही, हम एक्सरसाइज कर रहे थे, बस थोड़ा थक गए हैं अभी। अच्छा ऐसा है तो ध्यान रखना, ठीक है? मैं पहले क्लास के लिए निकल रही हूँ। सू याओ याओ ने स्माइल किया और चली गई। अरे बाप रे, आज सुबह तो मेरी भी एक क्लास थी ना। वो मैं भी पहले निकलता हूँ। मैंने अपना माथा पीटा और जल्दी से याद आते ही बोला। जब मैं भागता हांफता क्लास में पहुंचा तो क्लास लगभग पूरी भर चुकी थी। बाई तियन ने एक बुक रखकर अपने बगल वाली सीट ऑक्यूपाई कर रखी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने हाथ हिलाकर मुझे बुलाया। ये तुम क्या? मैंने बाई तियन की इस हरकत को देखकर हैरान होते हुए सोचा। ऐसे खड़ा क्या है? आओ और बैठ यहाँ, बाई तियन ने ऑर्डर दिया। क्लास के बाकी लोग भी घूम घूम कर मेरी तरफ देखने लगे। मुझे बड़ा अजीब और ऑकवर्ड लगने लगा। मैंने अपना सिर खुजलाया और बाई तियन से कहा, मैं पीछे जाकर ही बैठ जाता हूँ। यहाँ बैठ। बाई तियन ने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर कुर्सी पर बिठा दिया। क्या हुआ? ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मुझे जानता ही नहीं। उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा साफ झलक रहा था। नहीं, पर मेरा तेरे साथ यहाँ बैठना ठीक रहेगा क्या? मैं थोड़ा अंदर से डरा हुआ था। तुझे क्या लगता है मुझे तेरे साथ बैठने का कोई शौक है? बाई तियन ने गुस्से से कहा। असल में वो कहना चाहती थी कि क्या तुझे मेरे साथ बैठने से सच में प्रॉब्लम है? वो आज दोपहर तुझे स्टूडेंट काउंसिल के रूम में सफाई के लिए जाना है ना? मुझे बस ये डर था कि तू रास्ता भूल न जाए। बाई तियन ने थोड़ा शांत होने का नाटक करते हुए कहा। अरे तो थैंक यू। मैं आराम से नोट्स लिखने लगा, पर बीच बीच में चुपके से बाई तियन को घूर रहा था। आज बाई तियन ने एक पिंक कलर की शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी। व्हाइट लेस वाली सॉक्स उसकी पतली और चिकनी टांगों को कवर कर रही थी। शॉर्ट स्कर्ट के नीचे उसका फिगर एकदम परफेक्ट और गोल शेप ले रहा था। किसी के लिए भी इसे देखकर कंट्रोल करना मुश्किल था, खासकर जब मैं उसके कपड़ों के नीचे उसकी वो कातिलाना बॉडी जो मैंने देख ली थी याद करता था तो मेरे दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह भागने लगती थी। उसका फिगर शायद तंग नाना और हे लिंगलिंग जैसा आग लगाने वाला नहीं था, पर इन पांचों कैंपस ब्यूटीज में बाई टियन का चेहरा सबसे ज्यादा मासूम और प्योर था, एकदम परफेक्ट। चाहे उसकी आंखें और फीचर्स हों या उसकी स्किन, कोई एक गलती भी नहीं निकाल सकता था। अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मैं कसम से इसे रोज अपने गले लगा कर रखूंगा। मन तो करता है कि
इसे चूम चूम कर खा जाऊं। ओए, क्या तू दिमाग में किसी और लड़की के ख्याल ला रहा है? बाई तियन तियन ने अचानक से पूछा। बाप रे, क्या ये लड़की दिमाग पढ़ना जानती है? मैंने शर्म से एक झूठी हंसी दी और बोला, ऐसा कुछ नहीं है यार, तू फालतू में मुझे ब्लेम मत कर। बाई तियन तियन ने हल्के से हाँ किया और चुप हो गई। वो आराम से क्लास अटेंड करने लगी। मैंने भी डर के मारे दिमाग में और कोई भसड़ नहीं चलाई और शांति से क्लास पर फोकस किया। मुश्किल से क्लास खत्म हुई। मैं एकदम चैन की सांस लेते हुए सीट से खड़ा हुआ। कहाँ भाग रहा है? अभी थोड़ी देर में एक और क्लास है। बाई तियन तियन ने याद दिलाया। हाँ मुझे पता है, मैं बस एक पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ। तुझे कुछ चाहिए क्या? मैंने पूछा। बाई तियन तियन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर डेस्क पर रख लिया। जब उसमें ध्यान नहीं दिया तो मैं अकेला ही क्लास से बाहर जाने लगा। बाई तियन तियन ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और धीरे से बोली, मुझे ग्रीन प्लम टी पीनी है। ठीक है, मैंने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद एक एकदम हैवी और वीआईपी पैकिंग वाली मिल्क टी बाई तियन तियन की टेबल पर लाकर रखी गई। मैंने कहा था ना, मुझे ग्रीन प्लम टी चाहिए। बाई तियन तियन अभी बोलने ही वाली थी, तभी एक हैंडसम और थोड़ा बड़ी उम्र का दिखने वाला लौंडा उसकी बात काटते हुए बोला, बाई तियन तियन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? प्रेसिडेंट, आप यहाँ? बाई तियन तियन ने तब नोटिस किया कि ये आने वाला बंदा स्टूडेंट काउंसिल का नया प्रेसिडेंट था। सॉरी यार, पिछली क्लास में मैं किसी ऑफिशियल काम से छुट्टी पर था, इसलिए आ नहीं पाया। पर देखो किस्मत, जैसे ही अंदर आया तुम यहाँ दिख गई। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने टशन में मुस्कुराते हुए सीट पकड़ी। प्रेसिडेंट, मेरा मतलब वो नहीं था। बाई तियन तियन ने जल्दी से बात क्लियर करनी चाहिए। ये टी ये मैंने अपने घर के पर्सनल शेफ से बनवाई है। मुझे लगा ये तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से ठीक रहेगी। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने वो टी उसकी तरफ खिसकाई और आराम से टांग पर टांग रखकर बैठ गया। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये जगह पहले से बुक है। बाई तियन तियन ने अपनी आवाज थोड़ी तेज कर दी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मुड़कर हमारी तरफ देखने लगे और ठीक उसी टाइम मैं अपने दोनों हाथ में ड्रिंक्स लेकर क्लास में घुसा। तियन तियन, इतना नखरे मत दिखाओ, तुम इतनी सुंदर हो, मेरे साथ बैठोगी तो कोई कुछ फालतू नहीं बोलेगा। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को लगा कि बाई तियन तियन थोड़ा शर्मा रही है, इसलिए वो उसकी तरफ थोड़ा और खिसक गया। ये लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? मैं कंफ्यूज होकर अपनी जगह की तरफ चला। तभी मैंने देखा कि बाई तियन तियन के बगल में एक नया बंदा बैठा है। क्या ये बाई तियन तियन का दोस्त है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बाई तियन तियन ने हैरान होकर पूछा। क्यों, तूने मेरे चर्चे सुने हैं? लॉन्ग आउतियन भी थोड़ा कंफ्यूज था। भाई, मैं तुझे एकदम मस्त तरीके से जानता हूँ, मैंने मन में सोचा। ये लॉन्ग आउतियन मेरे जैसी बिजनेस फैमिली से ही था। हम दोनों के परिवारों का आपस में बिजनेस लिंक भी था, पर फर्क बस इतना था कि लॉन्ग आउतियन की फैमिली पावर के मामले में बहुत ऊपर थी। उनकी कंपनी पूरे देश में फेमस थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ये लॉन्ग आउतियन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसने मुझे लाइफ में कभी देखा ही ना हो। नहीं जानता मैंने एक सेकंड सोचा और फिर झूठ बोल दिया। तो फिर तुझे इसका नाम कैसे पता? बाई तियन तियन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। हाँ भाई, तुझे मेरा नाम कैसे पता? लॉन्ग आउतियन भी मुझे घूरने लगा। अब इस झोल को मैं कैसे हैंडल करूं? तूने ही तो मुझे पहचानने से मना किया है। क्या तूने इसलिए नाटक किया ताकि तेरा लॉन्ग फैमिली के बड़े साहबजादे वाला राज न खुले और तू आराम से लड़कियां पटा सके? मैंने दिल ही दिल में सोचा, पर मैं चुप रहा। भाई, ये तू क्या गेम खेल रहा है? मैं टेंशन में कुछ बोल नहीं पाया और बस लॉन्ग आउतियन को लगातार आंख मारने लगा। मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूँ, तू मुझे ऐसे आंख क्यों मार रहा है? क्या आंख में कचरा चला गया है? लॉन्ग आउतियन गुस्से में चिल्ला उठा। मेरा दिमाग एकदम से फट गया। भाई, मैं अच्छे काम के लिए तेरी सच्चाई छुपा रहा था और तू मेरी ऐसी तैसी कर रहा है। मुझे थोड़ी भी इज्जत नहीं दे रहा है ना? ठीक है, अब मुझे मत बोलना। अरे बाप रे, लॉन्ग बॉस, आप तो सच में बड़े वीआईपी निकले, तभी चीजें भूल जाते हैं। मैं फैंग युअन हूँ भाई, बचपन में मैंने तुझे गोद में खिलाया था, याद आया? लॉन्ग आउतियन अभी कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने उसे बीच में रोक दिया। आप तो हमारे बिजनेस वर्ल्ड के आने वाले सुपरस्टार हैं, बाकी जगह की तो छोड़ ही दो, सिर्फ इस सिटी की बात करें, कौन आपको नहीं जानता लॉन्ग बॉस? आपकी लॉन्ग युन ग्रुप ने पिछली बार हमारी फैंग फैमिली की बहुत अगरी मदद की थी। सच कहूँ तो अगर लॉन्ग फैमिली की इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो हमारी सिटी इतनी जल्दी इतनी आगे कभी नहीं बढ़ती। हमारे लॉन्ग बॉस तो लड़कों में सलमान खान और पैसों में अंबानी है। किस्मत के मामले में तो सबसे टॉप लेवल पर आते हैं। जब मुझे पता चला कि ये हमारी जियांगचन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो क्या मैं इनको देखकर पागल नहीं होऊंगा? मैंने जानबूझकर अपनी आवाज इतनी तेज रखी थी कि पूरी क्लास सुने। सॉरी भाई, जब तूने मेरे साथ घटिया हरकत की तो मेरी बारी आने पर मैं क्यों पीछे हटूं? अब मैं तेरा राज सबको बताऊंगा और वैसे भी मैंने तेरी तारीफ ही की है, अब तू कंप्लेन भी नहीं कर सका। उसने अचानक से जोर से हंसा और सीधा मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं ठीक ही बोलता था, इस सिटी में अभी भी बहुत दिमाग वाले लौंडे बचे हैं। भाई, तेरी बातों में दम है और तू मस्का लगाना जानता है। आगे से इस कॉलेज में किसी ने तुझसे फालतू पंगा लिया तो सीधा लॉन्ग आउतियन का नाम ले लेना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। ये कमीना सच में थोड़ा हिला हुआ है क्या? इसे समझ नहीं आता कि मैं इसकी ले रहा हूँ, ऊपर से सुनकर उछल रहा है। मैंने अंदर ही अंदर गाली दी पर चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी बनाकर उसे जवाब दिया, हाँ हाँ बॉस,
आगे चलकर लॉन्ग भाई के सहारे ही तो उड़ना है। बहुत हो गया नाटक, अब तू यहाँ से निकल, क्लास शुरू होने वाली है। बाई तियन तियन का दिमाग पक चुका था और उसने गुस्से में लॉन्ग ओटियन को सुनाया, सही बात है, अब तू निकल ले यहाँ से। मैं और बाई तियन तियन पढ़ाई करेंगे, आज बिजनेस की कोई मीटिंग नहीं होगी। मैंने भी आग में घी डाला। लॉन्ग ओटियन ने मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, मैं तुझे निकलने बोल रहा हूँ लॉन्ग बॉस, इस कुर्सी पर ऑलरेडी कोई बैठा है। बाई तियन तियन के सब्र का बांध टूटने वाला था। सुना तूने, ये सीट बुक हो चुकी है। लॉन्ग ओटियन ने झटके से अपना सिर घुमाया और हैरानी से बाई तियन तियन को घूरने लगा। उठ जा यहाँ से। बाई तियन तियन ने कुर्सी से खड़े होकर शेर की तरह दहाड़ मारी। लॉन्ग ओटियन डर के मारे एकदम स्प्रिंग की तरह कुर्सी से उछल गया। बाई तियन तियन ने उसे एक कातिलाना लुक दिया, फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे, जो कि डर के मारे पत्थर हो चुका था, वापस उस कुर्सी पर बिठा दिया। लॉन्ग ओटियन वहां अकेला शर्म के मारे बेइज्जत खड़ा था। उसकी शक्ल ऐसे लग रही थी जैसे उसने अभी अभी टटी खा ली हो। क्लास की बेल बज गई। बाई तियन तियन ने वापस से लॉन्ग ओटियन को चिढ़कर घूरा और बोली, अभी भी खड़ा यहाँ मक्खी मार रहा है क्या? मुझे और फेंग युआन को पढ़ने दे। मैं एकदम कंफ्यूज होकर कभी बाई तियन तियन को देख रहा था तो कभी लॉन्ग ओटियन को। फेंग युआन नाम है ना तेरा? बेटा, मैंने तुझे दिमाग में बिठा लिया है। लॉन्ग ओटियन ने गुस्से में एक आखिरी धमकी दी और अपना मुंह काला करके सबसे पिछली लाइन वाली सीट पर चला गया। ये क्या भसड़ चल रही है? अब मेरा दिमाग पूरी तरह हैंग हो चुका था। मैं अपनी जगह पर पत्थर की तरह बैठा रहा और हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैं डर डर के चुपके से बाई तियन तियन को ताड़ रहा था, इस डर से कि कहीं अगली गाली मुझे ना पड़ जाए। बाई तियन तियन ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए मेरे डेस्क से वो ग्रीन प्लम टी उठाई और लॉन्ग ओटियन की उस महंगी मिल्क टी को घास तक नहीं डाली। इसे खोल। बाई तियन तियन ने ग्रीन प्लम टी मेरे हाथ में ठेल दी। उसने जिस पावर से अभी वो शेर वाली दहाड़ मारी थी, उससे साफ दिख रहा था कि उसका मूड एकदम खराब है। मैंने जल्दी से बोतल का ढक्कन खोला और उसे पकड़ा दी। बाई तियन तियन ने मेरे हाथ से ग्रीन प्लम टी ली और सीधा घुट घुट करके अपने गले के नीचे उतार ली। फिर उसने जोर से बोतल टेबल पर पटकी। कमीना, दिमाग का दही कर दिया, मेरी तो जान जला दी इसने। बाई तियन तियन को पिछली रात वैसे भी ढंग से नींद नहीं आई थी और वो पहले से चिड़ी हुई थी। उसने सोचा था कि क्लास के बाद थोड़ी झपकी ले लेगी, पर पता नहीं कहां से ये लॉन्ग ओटियन टपक पड़ा। उसने अभी अपनी बात खत्म ही नहीं की थी और वो बेशर्मों की तरह आकर उसके बगल में बैठ गया और बक बक शुरू कर दी। इस बंदे में जीरो मैनर्स थे। भाड़ में जाए तू, लॉन्ग साहेब हो या घोड़ा साहेब, एक बार बात करने से ही पता चल जाता है कि तू एक नंबर का अजीब इंसान है। और ये फेंग युआन भी कम थोड़ी ना है, थोड़ा तो टशन और मर्दानगी दिखा सकता था ना। ऐसे टाइम पर इसे लॉन्ग ओटियन के मुंह पर उंगली पॉइंट करके कहना चाहिए था ना कि ये सीट मेरी है और ये लड़की भी मेरी है। ये सोचते ही बाई तियन तियन ने ध्यान दिया कि मैं तो एकदम शांत बैठा हूँ। उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने हैरानी से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसने देखा कि मैं अपने सिर को एक हाथ पर टिकाकर बहुत डीप सोच में डूबा हुआ हूँ। असल में मैं अभी हुई इस पूरी भसड़ के बारे में सोच रहा था। मुझे लगा कि ये लॉन्ग ओटियन आज कुछ अजीब झोल कर रहा है। पहली बात तो पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था कि सच में इसे मेरी थोड़ी भी याद नहीं है। पर सच्चाई तो ये थी कि कुछ महीने पहले ही हम एक अमीर लोगों की दारू पार्टी में मिले थे। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन दूसरे अमीर लौंडों के बीच ये लॉन्ग ओटियन ना सिर्फ एकदम शरीफ लग रहा था, बल्कि थोड़ा शर्मीला और सीधा टाइप का था। आज जो उसने टशन और ओवर एक्टिंग की है, वो उसके उस दिन वाले नेचर से एकदम अलग थी। कहीं ये पूरा नाटक बाई तियन तियन के लिए तो नहीं था। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर एक बार बाई तियन तियन को देखा। मैंने पाया कि वो अपने फूले हुए गालों के साथ फुल गुस्से में मुझे ही घूर रही थी। मैंने घबराकर जल्दी से अपनी नजरें चुरा ली और वापस आगे देखने लगा। पर अगर ये सब सच में बाई तियन तियन के लिए था तो ठीक नहीं बैठता, क्योंकि मुझे एकदम 100% याद है कि लॉन्ग ओटियन को लड़कियां पसंद ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि इतने बड़े लॉन्ग यून ग्रुप का सेकंड प्रिंस लॉन्ग साहेब लॉन्ग ओटियन एक गे लौंडा है। ये बात दुनिया में गिनती के लोगों को ही पता है। अगर उस पार्टी में भीड़ कम होने पर इस लॉन्ग ओटियन ने गलती से मेरे पिछवाड़े पर चुंटी नहीं काटी होती तो मुझे भी शायद ये बात कभी पता ही नहीं चलती। मैंने फिर से छुपकर एक बार और बाई तियन तियन को ताड़ा। वैसे बात भी सही है, मैंने चाहे अपनी लाइफ में कितनी भी हॉट लड़कियां देखी हो, पर चेहरे के मामले में बाई तियन तियन से ज्यादा फ्लॉलेस और परफेक्ट कोई नहीं है। क्यूट और प्यारी वर्ड तो जैसे सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है। मेरा चेहरा एक सेकंड में टमाटर की तरह लाल हो गया। तू मुझे ऐसे आंखें फाड़ के क्यों घूर रहा है? क्लास पे फोकस करना, पागल कहीं का। बाई तियन तियन ने हल्के से मुझे धक्का दिया। पहले बाई तियन तियन थोड़ी गुस्से में थी, पर जिस कातिलाना निगाह से मैं उसे ताड़ रहा था, उससे अब उसे भी शर्म आने लगी थी। नहीं, कुछ नहीं। वैसे तियन तियन, तू इस लॉन्ग ओटियन को कैसे जानती है? वो हमारी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। पहले तो मुझे भी ठीक ठाक लगता था, पर पता नहीं आज से किस पागल कुत्ते ने काट लिया था। एकदम दिमाग खराब कर दिया। बाई तियन तियन ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। वेट, लॉन्ग ओटियन ही स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है? एक सेकंड, कल जो मुझे पनिशमेंट मिली थी, कहीं वो इस कमीने का ही कान तो नहीं था? मैंने बस इसके साथ वो
वो गे रिलेशन रखने से इनकार किया था और इस छपरी ने पीछे से मेरे खिलाफ ये भसड़ शुरू कर दी। अब सारे झोल समझ आ गए। कमीने, तू ठहर बेटा, अब देख मैं थोड़ी देर में तेरा क्या हाल करता हूँ। मेरे दिमाग में फटाफट एक मस्त प्लान सेट हो गया। ओए फोंग युआन, तू बस यहाँ और उस जगह पर झाड़ू मार देना। प्रेसिडेंट का ऑफिस और स्टोरेज रूम में खुद साफ कर लूंगी। शू जिंगजिंग ने मुझे मेरी सजा वाले सफाई की ड्यूटी समझाए। बाप रे, इतना लंबा चौड़ा एरिया, क्या रोज तू ही अकेली इतनी मेहनत करती है? बिल्कुल, हमारी सफाई की टीम को हर हफ्ते तारीफ मिलती है। हालांकि इस टीम में बस मैं एक अकेली ही मेंबर हूँ। शू जिंगजिंग ने प्राउड होकर अपना सीना चौड़ा किया। इसमें प्राउड क्यों हो रही है यार? तू तो एकदम फ्री की मजदूर बन गई है ना। हर हफ्ते एक झूठी तारीफ दे देते हैं और तू खुश। मैंने अपने दिमाग में उसे सुनाया। वो जिंगजिंग, एक काम करते हैं ना, क्या हम प्लेसेस एक्सचेंज कर सकते हैं? मैं ऑफिस और स्टोरेज रूम चमका देता हूँ और तू ये एरिया साफ कर ले, क्या बोलती है? ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। वो हमारे यंग मास्टर का ऑफिस है। हमारे यंग मास्टर इस स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। उनका ऑफिस तो बस मैं ही अपने हाथों से साफ करूंगी। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शू जिंगजिंग ने बिना सोचे सीधा मना कर दिया। तुम्हारा यंग मास्टर? कहीं वो? मेरा चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया। एकदम सही, मेरे यंग मास्टर और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग ऑटियन है। बड़े मालिक ने मुझे डायरेक्टली ऑर्डर दिया है कि मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूं। शू जिंगजिंग ने पूरी तरह सीरियस होकर मुझे देखा। पर मैंने तो तुझे उसका ख्याल रखते हुए नहीं देखा। इसे कहते हैं छुपे रहकर प्रोटेक्ट करना। तुझे क्या पता शैडो प्रोटेक्शन क्या होती है? हमारी लॉन्ग फैमिली ने हम जैसे निंजास को इसीलिए ट्रेन किया है ताकि हम पीछे से सारा काम संभाले। शू जिंगजिंग का चेहरा एकदम डेंजर और सीरियस था। निंजा? इस जमाने में ये क्या नया चूतियाप है? तू पक्का श्योर है कि तेरा काम बॉडीगार्ड वाला नहीं है? मेरा दिमाग इस नई भसड़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। असल बात ये थी कि शू जिंगजिंग तो इस लॉन्ग ऑटियन का ही आदमी निकली। तभी मैं सोचूं, ये आफत मुझे बार बार टारगेट क्यों कर रही है? साथ ही मुझे इस बात का झटका भी लगा कि लॉन्ग फैमिली का टशन सच में अलग है। इतनी टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी को लॉन्ग ऑटियन ने अपनी बॉडीगार्ड बनाकर रखा है। भाई मेरी लाइफ में ऐसी कोई हॉट ब्यूटी बॉडीगार्ड बनके क्यों नहीं आई अभी तक? पर वैसे मैंने कहा, तूने ही तो अभी बोला था कि तू उसे छुपे रहकर प्रोटेक्ट कर रही है और अब तूने खुद अपने मुंह से मेरी आगे अपनी पूरी सच्चाई बता दी है। अब कहां से तू डार्क शैडो बची? कमीने, कचरे कहीं के, तू सच में एक नंबर का चालू लौंडा है। तूने धोखे से मेरी सच्चाई उगलवा ली ना। शू जिंगजिंग को ये सुनते ही रियलाइज हुआ और उसने फटी आंखों से मुझे देखा। उसकी आंखों में अब पूरी मौत और कातिलाना लुक आ चुका था मेरी तरफ। जब तुझे मेरा राज पता चल ही चुका है तो अब तू इस कॉलेज में जिंदा तो नहीं बचेगा। मैं आज तेरा कीमा बना ही दूंगी। पता नहीं कहां से शू जिंगजिंग ने अपने पास से एक असली कुनाई बाहर निकाल लिया और स्टेप बाय स्टेप मेरे करीब आने लगी। मैंने एक सेकंड में पहचान लिया था कि वो कोई खिलौना नहीं, असली डेंजर वेपन था। उस चाकू का चमकता हुआ रिफ्लेक्शन सीधा मेरे मुंह पर पड़ रहा था। नहीं, प्लीज रुक जा मां। मेरी टांगों से पूरी पावर चली गई थी और डर के मारे मैं सीधा अपने पीछे पड़ी कुर्सी पर धम से गिर गया। कचरा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसा छपरी मेरा राज पकड़ लेगा। शू जिंगजिंग ने अचानक एक जंप मारी और आकर सीधा मेरे गर्दन पर घोड़े की तरह सवार हो गई और उसके एक हाथ में वो कातिलाना कुनाई ठीक मेरी तरफ पॉइंट कर रही थी। भाई मैंने कहा पकड़ा, तूने खुद ही तो अपने मुंह से सच्चाई उगल दी। मैंने हवा में लटकती उस मौत की कुनाई को देखा और मेरी आत्मा डर के मारे जिस्म छोड़ने को तैयार हो गई। अब जो भी हो, तुझे हमेशा के लिए चुप कराना ही पड़ेगा। शू जिंगजिंग के चेहरे पर एकदम जीरो एक्सप्रेशन था, जैसे पत्थर की बनी हो। नहीं माँ, रुक जा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? ओए फेंग युआन, ये तेरी सजा है। तू थोड़ा ढंग से काम नहीं कर सकता क्या? बाहर से अचानक बाई टियानटियन की आवाज आई। अगले ही सेकंड बाई टियानटियन ने दरवाजा धकेला और अंदर आ गई। कैसी आफत है, ये रूम तो पहले से भी ज्यादा फैला हुआ लग रहा है। देख, ये टेबल भी टेढ़ी हो रखी है और ये सारी बुक्स जमीन पर क्यों फेंक रखी हैं? मैं कुर्सी पर डर के मारे अधमरा होके गिरा पड़ा था। मेरी शक्ल पर अभी भी मौत का खौफ छपा था और एक सेकंड पहले जो कुनाई मेरी शक्ल में घुसने वाली थी वो जादू की तरह एकदम गायब हो चुकी थी। शू जिंगजिंग भी मुझसे लगभग 2 मीटर दूर एकदम ठीक लड़कियों की तरह शांति से टेबल साफ कर रही थी। अगर मेरी कॉलर अभी भी उसके खींची हुई हालत में फटी और सिकुड़ी हुई ना होती तो मैं पक्का यही सोचता कि ये सब मेरा कोई भयंकर सपना था। तू कुछ काम धंधा कर सकता है या नहीं? जिंगजिंग मेहनती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तू यहाँ निठल्लों की तरह बैठकर चोरी करेगा। एक नंबर का घटिया इंसान है, हमेशा जिंगजिंग को तंग करता रहता है। बाई टियानटियन ने आते ही वापस अपनी डांट शुरू कर दी। मैं उसको तंग कर रहा हूँ? भाई मेरी जान जाते जाते बची है अभी। कैसी ऐसी की तैसी। वो धार वाली कुनाई सीधा मेरे गले में उतरने वाली थी। मैं बाई टियानटियन से बचाने की भीख मांगने ही वाला था कि मेरी नजर थोड़ी दूर से मुझे धमकाती हुई शू जिंगजिंग की कातिल आंखों पर पड़ी। छोड़ भाई, अगर मैं बाई टियानटियन को बोलूं भी तो वो घंटा मेरी बात मानेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर मैंने उसे इस भसड़ में घसीटा तो क्या पता ये पागल शू जिंगजिंग उसे भी टपका दे। तो फिर मैं जाकर
जाकर टॉयलेट चमका देता हूँ। मैंने अपनी कांपती हुई टांगों को थोड़ा कंट्रोल किया और जबरदस्ती टशन में खड़ा होकर दरवाजे की तरफ चलने लगा। तुझे टॉयलेट साफ करने किसने बोला? ज्यादा शाना मत बन, मुझे पता है तू वहां जाकर टाइम पास करेगा। चुपचाप यहाँ ठीक से झाड़ू मार। बाइट आंटियन ने मुझे कॉलर से पीछे खींचा और मेरे हाथ में झाड़ू थमा दिया। मैं अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। बाइट आंटियन, तू सच में एक नंबर की बेवकूफ औरत है। आज तेरे इस चक्कर में मेरी मौत पक्की हो जाएगी। मजबूरी में मुझे झाड़ू पकड़कर रूम के बिल्कुल आखिरी कोने में जाना पड़ा, जितना हो सके सू जिंगजिंग से दूर। जिंगजिंग, इस फैंग युआन को काम चोरी मत करने देना, मेरी एक मीटिंग है, मैं निकल रही हूँ। बाइट यांटियन ने ऑर्डर दिया और दरवाजा बंद करके चली गई। एक्टिविटी रूम में अब सिर्फ मैं और सू जिंगजिंग अकेले थे। हवा में एकदम भयंकर और डरा देने वाला सन्नाटा छा गया। एक सेकंड के अंदर सू जिंगजिंग ने मुझे दीवार से दबा दिया और अपनी कुनाई सीधा मेरी गर्दन पर टिका दी। उसकी आंखें बर्फ से भी ज्यादा ठंडी लग रही थी। खत्म, आज तो मेरी लाश यही गिरेगी। तू मुझे नहीं मार सकती। सू जिंगजिंग मुझे एकदम कंफ्यूज होकर ताड़ने लगी। क्योंकि मैं तुम्हारे यंग मास्टर का सबसे खास और जिगरी भाई हूँ। क्या? सू जिंगजिंग एक पल के लिए एकदम जम गई। काम बन रहा है। लगता है ये पागल लड़की मेरे इस झूठी स्क्रिप्ट में फंस रही है। एकदम सही, मैं और लॉन्ग ऑटियन बहुत पुराने भाई हैं। उसके ऊपर तो मेरे पैसे भी उधार हैं। अगर तूने मुझे टपकाया तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाएगा। मैंने उसे उल्लू बनाना जारी रखा। अच्छा ऐसी बात है। सू जिंगजिंग की ट्यूबलाइट आखिर जल ही गई। मैंने हल्के से उंगली से उसकी कुनाई को अपने गले से दूर धकेला। हाँ भाई, तुम्हारे यंग मास्टर के पास पैसों की कमी थोड़ी ना है जो वो मेरा उधार नहीं चुकाएगा। तू खुद सोच, अगर तूने मुझे मार डाला तो मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम यंग मास्टर के भाई हो। सू जिंगजिंग ने फटाफट घबराकर मुझे छोड़ दिया। यंग मास्टर पर आपके कितने पैसे उधार हैं? मैं आपको थोड़े बहुत अभी वापस कर देती हूँ। सू जिंगजिंग जल्दी जल्दी अपने कपड़ों की जेबों में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगी। भाई मेरा दिमाग ही हैंग हो गया कि अब इसे क्या बोलूं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सू जिंगजिंग इतनी इजीली बेवकूफ बन जाएगी। सू जिंगजिंग ने कई सारे बैंक कार्ड्स और चिल्लर बाहर निकाल लिए। उसका चेहरा शर्म से लाल था और वो बोली, ये मेरे पिछले कुछ सालों की टोटल सेविंग्स हैं। हालांकि ये सिर्फ 15,042 रुपए और 50 पैसे ही हैं। मैं ये सब आपको दे रही हूँ। बस यंग मास्टर को थोड़े और दिन का टाइम दे दीजिए। भाई ये क्या भसड़ है? मुझे पता था कि वो मेरी बातों पर भरोसा कर चुकी है, पर इतना अंधा विश्वास, या फिर मैं ये कहूँ कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लड़की दिमाग से इतनी ज्यादा पैदल और पागल हो सकती है। क्या इसी को लोग एकदम मासूम बोलते हैं? भाई तुझे पता भी है, तेरा ये चिल्लर तुम्हारे यंग मास्टर की एक VIP रेड वाइन की बोतल के टैक्स के बराबर भी नहीं है। मैंने दिल में सोचा, मैं एक निंजा हूँ, कोई आम बॉडीगार्ड नहीं, और मैं लॉन्ग फैमिली की वफादार हूँ। उन्होंने मुझे पाला पोसा है। मुझे किसी सैलरी की जरूरत नहीं होती, पर मेरे पास सच में बस इतना ही कैश है। सू जिंगजिंग ने पूरी सीरियसनेस से बताया। अरे छोड़ना, असल में लॉन्ग ऑटियन ने पहले मेरी बहुत मदद की थी। उधार कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। हमारी पुरानी दोस्ती के नाम पर हम उस हिसाब को यही खत्म करते हैं। मैंने राहत की सांस ली। सच्ची में मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोस्ती यारी में इतने पक्के और अच्छे हो। सू जिंगजिंग खुशी से उछल पड़ी। फंग युआन, मैं मानती हूँ कि मैंने तुझे पहचानने में गलती कर दी। मुझे तो लगता था कि तू एक नंबर का कचरा इंसान है, बहुत घटिया और एकदम ठरकी। ठीक है, अब रुक जा। तू बस दिमाग में एक बात बिठा ले, मैं और लॉन्ग बॉस सीक्रेट बिजनेस पार्टनर्स हैं। वो नहीं चाहता कि दुनिया को हमारे इस कनेक्शन के बारे में पता चले। तो किसी के आगे इस बात का एक भी लफ्ज मत बोलना। ये सीक्रेट बिजनेस पार्टनर्स क्या होता है तुझे समझने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है। तुझे बस आज की ये पूरी भसड़ हमेशा के लिए चुप रखनी है। तू तो निंजा है, तेरे लिए ये तो छोटी बात होगी, है ना? एकदम छोटी बात। अगर मैंने आप दोनों के इस सीक्रेट रिलेशन का राज किसी के आगे खोला तो मैं अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाऊंगी। सू जिंगजिंग ने फटाफट अपनी कुनाई निकाली और उसे ठीक अपने गले की तरफ रखकर कसम खाने लगी। अरे भाई साहब, ठीक है, मैंने कोई खूनी कसम खाने नहीं बोला। अंदर रख उसे जल्दी। उस कुनाई को देखते ही मेरी टांगों में वापस से पानी भर चुका था। सॉरी यार, मैं थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। सू जिंगजिंग ने अपना सिर खुजलाया और उस कुनाई को वापस अपने स्कर्ट के नीचे अपनी टांग पर बांध लिया। तो फिर मैं जाकर अपना झाड़ू पोछा शुरू करता हूँ। थोड़ी देर में उनकी मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैं ये बोलते हुए सीधा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ चल दिया। फेंग युआन, ओए रुक, वो जगह मुझे साफ करनी है। अरे तू दिमाग चला, तू भूल गई क्या मेरा और लॉन्ग ऑटियन का क्या झोल है? मैं पलटा और सू जिंगजिंग को घूरा। तुम दोनों सीक्रेट बिजनेस पार्टनर्स हो, सू जिंगजिंग ने धीमी आवाज में बताया। तो फिर बात खत्म ना? तू बस बाहर वाला एरिया चमका दे, पर वहाँ ठीक से और पूरी मेहनत से सफाई करना, ठीक है? सू जिंगजिंग को अभी भी थोड़ा डाउट हो रहा था। भाई 100% टेंशन मत ले। कड़ी मुश्किल से मैंने इस आफत सू जिंगजिंग से पीछा छुड़ाया। मैंने फटाफट अंदर जाकर ऑफिस का दरवाजा अंदर से लॉक मारा। भाई मेरी किस्मत, अच्छा हुआ मेरा दिमाग आइंस्टाइन की तरह तेज चलता है, वरना आज ये बेवकूफ औरत मुझे फोकट में टपका देती और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। वैसे सोचने वाली बात है, ये सू जिंगजिंग सच में एक निंजा निकली। क्या ये वही निंजा हथौड़ी वाली फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक यूज करती है? अच्छा है, इस लड़की का फ्यूज उड़ा हुआ है। लेकिन बेटा लॉन्ग ऑटियन, तेरा बाप भी कोई आम लौंडा नहीं है। तूने मुझे फालतू में सजा दी ना। आज मैं तुझे ऐसी कातिलाना गिफ्ट दूंगा कि
कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। मेरी नजर ऑफिस की डेस्क पर रखे उस चाय के जग पर पड़ी और मेरे चेहरे पर एक भयंकर और कमीनी हंसी आ गई। मिल गया मेरा शिकार। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी दवाई की पिल निकाली और उसे उंगलियों में पकड़ लिया। ये गोली पूरी तरह से डार्क ब्राउन रंग की थी और इसमें कोई अजीब स्मेल नहीं थी। ये मेरी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई लूज मोशन पिल है। इसकी एक ही गोली और मैं गारंटी देता हूं तू अगले 3 दिन तक टॉयलेट में नाचेगा। मैंने अपनी उंगलियों से उस गोली का पूरा चूरा चूरा कर दिया और उसे चाय के जग में एकदम ठीक से डाल दिया। मुझसे झाड़ू लगवाएगा तू? वेट कर बेटा, थोड़ी देर में मैं तेरी कब्र पर झाड़ू मारूंगा, कमीने ठरकी इंसान। मैंने उस जग को मस्त तरीके से हिलाया ताकि दवाई अपना असर ठीक से पानी में घोल ले। ये सारा कांड सेट करने के बाद मैं चुपके से वहां स्टोरेज रूम में घुसकर छुप गया और दिमाग में फुल पॉपकॉर्न सेट करके वेट करने लगा कि कैसे थोड़ी देर में लॉन्ग औतियां एक अल्टीमेट जेट स्प्रे वॉरियर बनेगा। थोड़ी देर बाद शू जिंगजिंग ऑफिस में आई और उसने देखा कि मैं वहां से फरार हूं। उसकी तो आग ही लग गई। कमीना कहीं का, मुझे बोला था ठीक से सफाई करेगा और खुद भाग गया। शू जिंगजिंग को मजबूरी में खुद ही पूरा ऑफिस चमकाना पड़ा। लॉन्ग औतियां उसी टाइम अपनी मीटिंग खत्म करके अंदर आया। वो आते ही सीधा अपनी कुर्सी पर किसी लाश की तरह गिर पड़ा। मेरी तो वाट लग गई भाई। इस झंड स्टूडेंट काउंसिल में इतनी फालतू की भसड़ क्यों होती है? लॉन्ग औतियां आते ही रोना धोना और गालियां देना शुरू हो गया। यंग मास्टर, क्या आप आजकल टेंशन में रहते हैं? आप तो पहले कभी गाली नहीं देते थे। शू जिंगजिंग ने बड़ी फिक्र से उसकी तरफ देखा। मेरी ऐसी की तैसी, मैं जो चाहे बोलूं तुझे क्या? और एक बात बता, तू अभी तक यहाँ क्या मक्खी मार रही है? लॉन्ग औतिया ने एकदम सड़ी हुई शक्ल बनाकर पूछा। मैंने अभी तक पूरा साफ नहीं किया। आज इतनी धीमी क्यों है तू? छोड़ दे, मत कर साफ, निकल यहाँ से, मुझे आराम करना है। लॉन्ग औतिया ने उसकी तरफ पलके उठाकर देखने का भी कष्ट नहीं किया। यंग मास्टर, क्या जिंगजिंग से कोई गलती हुई है जिससे आप गुस्सा हैं? तूने सब बढ़िया किया है, अब बस बाहर निकल और किसी को भी अंदर भेजने की आफत मत पालना। लॉन्ग औतिया ने उस पर दहाड़ मारी। जी यंग मास्टर, मैं जाती हूँ। शू जिंगजिंग बेचारी दुखी मन से सिर झुकाकर वहां से निकल गई। लॉन्ग औतिया ने किसी चोर की तरह चुपके से दरवाजा बंद किया। उसने काफी देर तक झांककर देखा। जब उसे 100% यकीन हो गया कि शू जिंगजिंग सच में दूर निकल चुकी है, तब वो आराम से वापस अपनी कुर्सी पर बैठा। सिस्टम, बाहर निकल तू। ये तेरी क्या घटिया लटकी पटाने वाली सीक्रेट टिप्स है? घंटा कोई असर नहीं हो रहा इनका। लॉन्ग औतिया अचानक से हवा में किसी से बात करते हुए चिल्ला उठा। फिर वो अपनी कुर्सी से उठा और अकेले ही खुद से बड़ो बड़ो करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो बहुत हाइपर हो रखा है। भाई, ये लॉन्ग औतिया अकेले में क्या उल्टा सीधा भूंक रहा है? मैंने स्टोरेज रूम के दरवाजे की गैप से ये दिमाग हिला देने वाला अजीब सीन देखा। लॉन्ग औतिया ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में किसी से सीरियसली बात कर रहा हो। मैंने ऑफिस में हर कोने में नजर दौड़ाई। बड़ी अजीब भसड़ है, यहाँ तो दूर दूर तक एक मक्खी भी नहीं है। ये इंसान किस भूत से बात कर रहा है? क्या उसने कान में ब्लूटूथ दबा रखा है? छोड़ना मुझे, क्या बस तू चुपचाप मेरी वो अल्टीमेट जुला पिल वाली चाय गले से नीचे उतार ले। मैंने देखा कि लॉन्ग औतिया आखिरकार अपने लिए उस जग से एक कप चाय डाल रहा है। ये देखकर मेरी शैतानी हंसी किसी कातिल जैसी हो गई थी। बस अभी वो चाय का कप लॉन्ग औतिया के होठों को छूने ही वाला था कि ये आफत का मारा अचानक से बीच में ही रुक गया। पीना भाई, जल्दी पी लेना कतरे। मैं अंदर ही अंदर डर और एक्साइटमेंट से मर रहा था। पर ठीक उसी भयंकर टाइम पर किसी ने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। कमीने किस्मत, बस हो ही गया था काम। तेरी ऐसी की तैसी, इसने पिया क्यों नहीं? मेरा गुस्से से खून खौल रहा था। लग रहा था अभी उल्टी कर दूंगा। तू अंदर क्यों आई वापस? तुझे बोला था ना बाहर रुकने। लॉन्ग औतियान गुस्से में चिल्ला उठा। यंग मास्टर, अभी अभी बड़े मालिक के लोग आए थे, शू जिंगजिंग ने थोड़ा प्राउड होकर बताया। कचरा औरत, बड़े मालिक के बंदों को तूने बाहर रोक दिया? दिमाग कहाँ है तेरा? ये सुनते ही लॉन्ग औतियान की आग भड़क उठी। पर यंग मास्टर, आपने ही तो बोला था कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो मुझे लगा। शू जिंगजिंग ने थोड़ा डर के अपना सिर झुका लिया। ठीक है, बकवास बंद कर। बड़े मालिक के आदमियों ने क्या बोला? लॉन्ग औतियान ने एक लंबी सांस खींची और पूछा। उन्होंने बोला है कि आपको अभी तुरंत घर लौटना है। उन्हें आपको और बड़े यंग मास्टर को कुछ जरूरी काम बताना है। चल ठीक है, लगता है आज मेरी किस्मत में आराम लिखा ही नहीं है। तू कॉलेज में ही रुकेगी। जो काम मैंने तुझे दिया था वो याद है ना? लॉन्ग औतियान ने ऑर्डर दिया। जी मुझे याद है। मैं उन चारों कैंपस ब्यूटीज पर पूरी नजर रखूंगी। शू जिंगजिंग ने एक घुटने पर बैठकर अपने हाथ जोड़ते हुए पूरी सीरियसनेस से कहा। और उस फांग युआन पर भी नजर रखना। पता लगा कि इस लौंडे का बैकग्राउंड क्या है। जी समझ गई। पर क्या इससे आप दोनों के उस सीक्रेट बिजनेस पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा? शू जिंगजिंग ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। ये क्या नया चुतियाप है? जो काम बोला है बस वही कर ठीक से। जी यंग मास्टर। हालांकि शू जिंगजिंग अपना दिमाग लगाकर जानना चाहती थी कि ये सीक्रेट बिजनेस पार्टनरशिप आखिर कैसा झोल है, पर उसे लगा कि अगर आगे पूछा तो
लॉन्ग ओतियान उसे और डांटेगा, इसलिए वो चुप रही। लॉन्ग ओतियान ने फट से अपनी कॉलर ठीक की और वहां से निकल गया। अब ऑफिस में बेचारी शू जिंगजिंग अकेली खड़ी थी। मैं स्टोरेज रूम का दरवाजा अंदर से लॉक किए हुए सांस रोके चुपचाप बैठा था। इन दोनों की बातें सुनकर मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ चुके थे। भाई ये क्या नया गेम चल रहा है? डिंग डोंग, अचानक एक आवाज ने मुझे झटका दिया। ऐसा लगा जैसे मेरे कान के एकदम पास किसी ने घंटी बजाई हो। मैं सोच ही रहा था कि शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है और मुझे वहम हो रहा है कि वो आवाज वापस आई। डिंग डोंग, बाहरी दुनिया के डेटा की घुसपैठ पकड़ी गई है। ऑटो डिफेंस सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। डिफेंस सिस्टम होस्ट के अंदर फिट किया जा रहा है। फ्यूजन सक्सेसफुल। मेरा पूरा दिमाग चकरा गया, जैसे किसी ने मेरे सिर में जोर से पत्थर मार दिया हो। हेलो होस्ट, मेरा यहाँ आने का एक ही रीजन है। वो आदमी जिसका नाम लॉन्ग ओतिया है, वो इस दुनिया का नहीं है। वो किसी दूसरी दुनिया से यहाँ दोबारा पैदा हुआ है। उसके अंदर भी एक सिस्टम फिट है। अगर उसने अपने सिस्टम के टास्क पूरे कर लिए तो हमारी ये पूरी दुनिया डिलीट हो जाएगी। वो यहाँ चाहे किसी भी झोल के लिए आया हो, आपको उसे रोकना ही होगा। ये क्या वाहियात बकवास है, एकदम पागलपन। मैं अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। भाई तू खुद सोच, ये स्क्रिप्ट कितनी अजीब है। तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? होस्ट, मैं जानता हूं कि ये डाइजेस्ट करना मुश्किल है, पर अभी हमारी दुनिया मौत के कगार पर है। दुनिया का डिफेंस सिस्टम होने के नाते मुझे बाहर में जा तू जो भी है, तेरा चाहे जो भी मकसद हो, मुझे इस दुनिया बचाओ वाले गेम में जीरो इंटरेस्ट है। अभी के अभी मेरे दिमाग से निकल और दफा हो जा। उस सिस्टम की आवाज अचानक से ऐसे कट गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। एकदम सन्नाटा। मैं आराम से जमीन पर बैठ गया, अपना सिर झटका और दिमाग को ठीक किया। पर कांड देखो, शू जिंजिंग अभी तक ऑफिस से बाहर नहीं गई थी। वो अब पूरी शिद्दत से लॉन्ग ओतिया की उस आराम कुर्सी पर पोछा मार रही थी। जब तक इस आफत की नजर मुझ पर नहीं पड़ती, मैं यहाँ से पतली गली पकड़ लेता हूँ। जैसे ही मैं कुत्ते की तरह चार पांव पर रेंगते हुए दरवाजे की तरफ जा रहा था, खटाक, किसी ने ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। फंग युआन भाई, तू ठीक तो है ना? मैंने सुना तुझे पिछली रात वाले कांड के लिए पनिशमेंट मिली है। ये क्या नया झोल है? ये छपरी जी बोशियाओ सीधा आंधी की तरह अंदर घुसाया। गेम ओवर। इस कमीने ने आज मेरी कब्र खो दी। जी बोशियाओ ने आते ही मुझे दरवाजे के पास जमीन पर रेंगते हुए देख लिया। उसकी दिमाग ने पट्टी पढ़ ली कि स्टूडेंट काउंसिल वालों ने मुझे पीट पीट कर ऐसी हालत कर दी है। उसने बिना सोचे बगल में रखी एक कुर्सी उठाई और शू जिंजिंग की तरफ चिल्लाने लगा, तेरी ऐसी की तैसी स्टूडेंट काउंसिल वाले बनेंगे ना? मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने? तुझे पता भी है मेरा भाई कौन है? आज मैं तुझे फोकट में नहीं छोड़ूंगा। मेरी तो आत्मा रो रही थी अंदर से। मेरा बस चलता तो मैं जी बोशियाओ के मुंह पर ऐसी लात मारता कि ये छत से नीचे जा गिरता। शू जिंजिंग ने आराम से अपनी गर्दन घुमाई, एक कातिलाना लुक जी बोशियाओ को दिया और फिर ठंडा लुक मुझे दिया। ठीक 10 मिनट बाद भाई मैं तो एकदम इमोशनल हो गया यार। जी बोशियाओ का मुंह सूज कर आम बन चुका था। उससे ठीक से बोला भी रहा था। कमीने, क्या पिटे पिटे तेरा दिमाग हिल गया है? भाई क्या तुझे पहले से पता था कि मैं तुझे बचाने आऊंगा? तूने मेरे लिए इस चुड़ैल से इतनी मार खा ली? भाई मेरे तो आंसू आ गए। तेरी इस कुर्बानी के खातिर मैं आज से टैंग नाना के पीछे पड़ना छोड़ दूंगा। मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका था। बस यही बोल सकता हूँ कि इस इंसान के दिमाग का फ्यूज सच में जन्म से उड़ा हुआ है। तुम दोनों मिलकर यहाँ चुपचाप झाड़ू मारो। और फेंग युआन, मैंने तुझे सिर्फ इसलिए नहीं पीटा क्योंकि तेरा मेरे यंग मास्टर के साथ सीक्रेट बिजनेस पार्टनरशिप है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सजा के टाइम तू यहाँ मक्खी मारेगा। शू जिंगजिंग ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, भाई देखा तूने, इसने सिर्फ मुझे पीटा है। तुझे लगता है मेरे चांस हैं इसके साथ? जी बोशियाओ ने अपना सूजा हुआ चेहरा मेरे पास लाकर फुसफुसाया, तूने मुझे बोला था कि तू स्टोरेज रूम साफ कर रहा है, तो ये जगह अभी तक इतनी गंदी क्यों लग रही है? शू जिंगजिंग ने गुस्से में स्टोरेज रूम साफ करते हुए मुझसे पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैंने तो अपना पूरा पसीना बहाकर चमकाया था वहां। मैंने डरते डरते झूठ चिपकाया। पूरे 2.5 घंटे रगड़ने के बाद आखिरकार हम तीनों ने उस रूम को ठीक से साफ कर दिया था। भाई मेरी तो आत्मा निकल गई। जी बोशियाओ थकर धम से जमीन पर गिर पड़ा। मेरी भी हवा टाइट हो चुकी थी और पसीना निकल गया था। ठीक है, अब तुम दोनों निकल सकते हो यहाँ से। शू जिंगजिंग ने पूरे रूम को 5वीं बार चेक करने के बाद आखिरकार आजादी दी। भाई रुको, मुझे पहले थोड़ा पानी पीने दो। आज की सफाई ने तो जान निकाल दी। जी बोशियाओ ने हाफते हुए सीधा टेबल पर रखे उस चाय के जग को उठाया, एक कप डाला और सीधा अपने गले में उतार गया। जी बोशियाओ, पागल है क्या? मत पी। वो तो मैं चीख कर उसे रोकने ही वाला था, पर गेम ओवर हो चुका था। उस पगले को एक कप में कहाँ शांति मिलनी थी। उसने तुरंत जग उठाया और दूसरा कप भी अंदर फेंक दिया। जिंगजिंग, एक बात बता, क्या तेरे पास टॉयलेट पेपर है? मैंने शांत होके शू जिंगजिंग से पूछा। नहीं तो क्यों? शू जिंगजिंग ने कंफ्यूज होकर मुझे देखा। मैंने एकदम दुख भरे मन से जी बोशियाओ के कंधे को थपथपाया। भाई मैं तो निकल रहा हूँ। अगर तू अभी गलती से यहाँ का माहौल दोबारा गंदा कर दे तो भाई खुद झाड़ू मार लेना, ठीक है? भाई तू अचानक से ये क्या झोल वाली बातें कर रहा है? जी बोशियाओ अभी भी उस कांड वाली चाय को बड़े मजे से पिए जा रहा था। मैंने आ भरी, अपना सिर ना में हिलाया और बिना टाइम वेस्ट किए
दरवाजे से बाहर पतली गली पकड़ ली। नीचे बिल्डिंग से बाहर आते ही मैंने नोटिस किया कि शू जिंगजिंग मेरे ठीक बगल में चिपक कर चल रही है। वो एक लफ्ज नहीं बोल रही थी, बस लगातार मुझे ही ताड़े जा रही थी। मेरी तो डर के मारे हवा टाइट हो गई और पसीने छूटने लगे। वो जिंगजिंग, क्या तुझे मुझसे कुछ कहना है? मैंने घबराते हुए पूछा। नहीं। शू जिंगजिंग ने अचानक अपना सिर झुका लिया। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। मैं चुपचाप डर डर के आगे चलता रहा और पूरी तरह से उस पर नजर रखी कि कहीं ये अचानक अटैक न कर दे। ठीक है, असल में मुझे तुझसे एक चीज पूछनी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके पास सच में कोई बात होगी। पूछ ले, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिर ये सीक्रेट बिजनेस पार्टनरशिप किस बला का नाम है? मैंने देखा कि शू जिंगजिंग ने सिर उठाया और एकदम सीरियस होकर मुझे घूर रही है। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, समझ नहीं आया कि क्या फेंक कर मारूं। क्या तू मुझे नहीं बता सकता? मैं बस अपने यंग मास्टर की थोड़ी मदद करना चाहती हूँ। शू जिंगजिंग की आवाज में थोड़ी मायूसी थी। देख यार, ये तुम्हारे यंग मास्टर के बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। तू थोड़ी ना चाहती है कि तेरा यंग मास्टर तुझ पर गुस्सा करे। मैंने एकदम टेंशन वाला नाटक करते हुए कहा। नहीं नहीं नहीं, तो फिर तू मुझे मत ही बता। ये सुनते ही शू जिंगजिंग ने घबरा कर अपना सिर हिला दिया। तो मैं निकलता हूँ अब। भाई, इसके साथ खड़े रहने में मेरा बीपी हाई हो रहा था, तो मैंने पतली गली पकड़ने की सोची। रुक जा, शू जिंगजिंग ने मुझे आवाज लगाई। अब क्या हुआ भाई? और क्या भसड़ बाकी है? मेरी रोने वाली शक्ल बन गई। शू जिंगजिंग ने अपना सिर खुजलाया। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि वो सीधा मुंह पर ये थोड़ी बोल सकती है कि मेरे यंग मास्टर ने मुझे तेरी जासूसी करने भेजा है। तूने ये तो बताया ही नहीं कि तू कहाँ जा रहा है? उसने पूछा। मैं खाना खाने जा रहा हूँ। पूरी दोपहर सफाई करके मेरी वाट लग गई है। सच में बहुत भूख लगी है। मैंने फटाफट एक बहाना चुकाया। तो फिर मुझे भी भूख लगी है, हम साथ में खाने चलते हैं, शू जिंगजिंग ने एकदम ठंडी आवाज में कहा। ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? मैंने एक झूठी हंसी दी। इसमें अजीब क्या है? कल दोपहर भी तो तू टैंग नाना के साथ खाना खा रहा था ना, तो मेरे साथ खाने में क्या प्रॉब्लम है? मेरी आगे मुंह चलाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं चुपचाप चलने लगा और शू जिंगजिंग मेरे पीछे आने लगी। हमने कॉलेज के बाहर एक ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। मैंने आराम से खिड़की के पास वाली एक टेबल पकड़ी, पर झोल ये हुआ कि शू जिंगजिंग मेरे सामने बैठने के बजाय ठीक मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैंने मेन्यू खोला और मेरा मुंह बन गया। ये क्या सस्ता खाना है भाई? आखिरकार ये एक छोटा सा लोकल रेस्टोरेंट था। मेरी फैमिली के 5 स्टार होटल्स के लेवल का तो बिल्कुल नहीं था। शू जिंगजिंग मेरे बगल में बैठी बहुत घबरा रही थी। ये जगह बहुत महंगी लग रही है। एक काम करते हैं, वापस कॉलेज की कैंटीन में चलते हैं। अरे यार, अब वापस क्यों जाना? मैंने बिना सोचे मेन्यू पर 10 से 12 डिशेस पर टिक मार दिया और मेन्यू शू जिंगजिंग को पकड़ा दिया। ये देख, तुझे और कुछ ऐड करना है क्या? शू जिंगजिंग ने मेन्यू पकड़ा और उसकी प्राइसेस देखते ही उसका चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। ये सब इतना महंगा क्यों है? वो हैरानी से मेन्यू पलटने लगी। मुझे नहीं खाना, ये बोलकर वो कुर्सी से खड़ी हो गई। अचानक क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने कंफ्यूज होकर पूछा। फंग्युआ, तू जानबूझ कर रहा है ना? शू जिंगजिंग अचानक से गुस्से में मुझे घूरने लगी। अब क्या कांड कर दिया मैंने बोला कि मुझे तेरे साथ खाना खाना है, तो तूने जानबूझकर इतना महंगा रेस्टोरेंट ढूंढा। शू जिंगजिंग का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल था। मुझे अचानक थोड़ी हंसी आई। मैंने कब बोला कि बिल तुझे देना है? तू इतनी हवा टाइट क्यों कर रही है अपनी? शू जिंगजिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। लग रहा था वो अभी भी भागना चाहती है। मुझे मजबूरी में खड़े होकर उसे हाथ से पकड़कर वापस बिठाना पड़ा। ठीक है भाई, बोल तो रहा हूँ कि बिल मैं भरूंगा। मैंने वापस मेन्यू उसके हाथ में ठेला। शू जिंगजिंग ने अपना सिर झुकाकर बहुत ध्यान और डर से मेन्यू देखा और एकदम चुपके से एक डिश पर टिक करके जल्दी से मेन्यू नीचे रख दिया। वैसे एक बात बता, तू लॉन्ग फैमिली की सबसे खास इंसान है ना, फिर इतने से पैसों के लिए इतना डर क्यों रही है? मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ ही लिया। लॉन्ग फैमिली अमीर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे पास भी अंधा पैसा है। शू जिंगजिंग ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। लगता है तुम्हारी लॉन्ग फैमिली उतनी भी टॉप लेवल की नहीं है, अपने बंदों को इतनी घटिया सैलरी देते हैं। मैंने थोड़ा मजाक उड़ाया। मेरी लॉन्ग फैमिली को बेइज्जत मत कर। शू जिंगजिंग एकदम हाइपर हो गई और उसने फट से अपनी कुनाई निकाल ली। अगर लॉन्ग फैमिली ने मुझे पाला नहीं होता तो मैं कब की मर चुकी होती। ओए भाई, ये क्या कर रही है? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैंने जल्दी से उसके हाथ को जोर से दबाकर कुनाई रोकी। शू जिंगजिंग ने हू किया और आगे बोली, असल में मुझे वहां से अलाउंस मिलता है, पर वो सारा पैसा मैं अपनी निंजा ट्रेनिंग पर खर्च कर देती हूँ। अच्छा, तो तू खुद ही पैसे उड़ाते फिरती है? मैंने मजे लेते हुए कहा। मैं फालतू पैसे नहीं उड़ाती। शू जिंगजिंग वापस भड़क उठी। मैं बस अपने आप को और ताकतवर बनाना चाहती हूँ ताकि मैं लॉन्ग फैमिली का एहसान चुका सकूं। मैंने उसकी कुनाई वाले हाथ को पूरी जान लगाकर दबाए रखा और समझाया, ठीक है मेरी माँ, तूने पैसे खराब नहीं किए, पर हर बात पर ये हथियार मत निकाल लिया कर भाई। मुझे अभी थोड़ी देर में तेरा बिल भी तो भरना है। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो थोड़ा अंधेरा हो चुका था। मैंने और शू जिंगजिंग ने पूरे 2 घंटे तक दबाकर खाया। अगर ठीक से कहूँ तो अकेली शू जिंगजिंग पूरे 2 घंटे तक लगातार खाती रही। भाई, इसके खाने की स्पीड और डोज देखकर मेरे तो तोते उड़ गए थे। ये छोटी सी लड़की रुक ही नहीं रही थी। मैंने पहले ही बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था
उसने वो सारा अकेले फिनिश कर दिया और उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि उसे अभी भी भूख लगी है। शू जिंगजिंग की शक्ल पर साफ दिख रहा था कि उसे और खाना है, पर उसे शर्म आ रही थी। मैंने ज्यादा भसड़ नहीं की और उसके लिए और खाना ऑर्डर करता गया। भाई सिस्टम ये था कि मैं ऑर्डर करता गया और ये लड़की दबाकर खाती गई। ये पूरा कांड याद करके जब मैंने अपने बगल में चल रही शू जिंगजिंग को देखा तो मेरी नजरें अजीब सी हो गई। शू जिंगजिंग को मेरी ताड़ती हुई नजरों का आइडिया लग गया और उसने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। जिंगजिंग, क्या तू हमेशा इतना ही खाना खाती है? मैंने पूछा। नहीं तो, पता नहीं आज क्या हुआ मुझे, बस थोड़ा सा ज्यादा खा लिया। शू जिंगजिंग ने जल्दी से सफाई दी। मेरा तो दिमाग ही हिल गया। भाई तो इस सुनामी वाले खाने को थोड़ा सा ज्यादा बोल रही है, हमेशा मैं इसका आधा ही खाती हूँ, इसलिए वो ज्यादा नहीं होता, शू जिंगजिंग ने धीमी आवाज में बताया। खैर, आज मुझे खाना खिलाने के लिए बहुत थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का तुझे ट्रीट दूंगी जैसे ही मेरा अगला अलाउंस आएगा। मैंने भी ज्यादा बहस नहीं की और हाँ कर दिया। पर एक बात पक्की थी, अगर इस लड़की को पता चल गया ना कि आज के खाने का बिल कितना आया था तो ये डर के मारे चक्कर खाकर गिर जाएगी। हम दोनों चुपचाप कॉलेज की तरफ चल रहे थे। मैं चुपके से शू जिंगजिंग को ताड़ रहा था। वो अभी भी सिर झुकाकर चल रही थी। शायद उसे अभी भी अपने उस राक्षस जैसा खाने की वजह से शर्म आ रही थी। मेरी लगातार ताड़ती हुई आंखों से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और बोली, क्या तू मुझे इस तरह घूरना बंद करेगा? मैंने फटाफट अपनी नजरें घुमा ली और हल्का सा खास कर बोला, सॉरी यार, तू इतनी कातिलाना और प्यारी लग रही है कि मेरी नजरें हट ही नहीं रही थी। ये डायलॉग सुनते ही शू जिंगजिंग के गोरे चेहरे पर एकदम मस्त ब्लश आ गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अचानक उसकी ऐसे तारीफ करूंगा। उसकी एकदम हवा टाइट हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या रिप्लाई दे, तो उसने चुपचाप अपनी स्पीड बढ़ा ली और आगे निकल गई। जब हम वापस अपने रूम पहुंचे तो दरवाजा ही लिंगलिंग ने खोला। हम दोनों को साथ देकर उसके चेहरे पर एक शैतानी और मजे लेने वाली हंसी आ गई। ओहो, तुम दोनों, ये क्या नया झोल है? छोड़ना भाई, पूरी दोपहर झाड़ू मारकर मेरी वाट लग चुकी है। मुझे पता था कि इस औरत को मेरे मजे लेने में बड़ा मजा आता है, तो मैंने सू जिंगजिंग के साथ खाना खाने वाली बात दबा दी। फंग युआन आ गया। बैल्कनी से अचानक तंग नाना की आवाज आई। ये सुनते ही मेरी आत्मा कांप गई। सू जिंगजिंग ने मुझे कंफ्यूज होकर देखा। तुझे अचानक क्या हुआ? जिंगजिंग, क्या करे, कुछ लोग इतने पाप करते हैं कि उन्हें रोज भागकर बाथरूम में छुपना पड़ता है। ही लिंगलिंग आग में घी डालते हुए पीछे से मजाक उड़ाने लगी। कोई बाथरूम में क्यों छुपेगा? सू जिंगजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, मैं आ गया हूँ। मैंने ही लिंगलिंग को गुस्से में घूरा और जोर से चिल्लाकर डरते हुए जवाब दिया। तंग नाना बैल्कनी से अंदर आई। उसमें अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर रखे थे और एक कातिलाना मुस्कान के साथ मुझे ताड़ने लगी। अच्छा, मुझे तो लगा था तेरे अंदर वापस इस रूम में आने की हिम्मत ही नहीं बची होगी। मेरी फटी पड़ी थी अंदर से। मैंने झूठी हंसी के साथ बोला, अरे इतना बड़ा थोड़ी ना कोई कांड हुआ है। इधर आ, मेरा लैपटॉप ठीक करके दे। तंग नाना ने ऑर्डर दिया। मैं ठीक करूं? मैं थोड़ा हैरान था। क्यों, क्या तू मुझे इस काम के लिए भी मना करने वाला है? तंग नाना ने अपनी भौहें चढ़ाकर धमकाया। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ क्या झोल है। मेरी हवा टाइट थी, पर मैं डरते डरते तंग नाना के पीछे उसके डेस्क तक गया। मैंने उस अजीब से लैपटॉप को देखा और अंदर ही अंदर प्रे करने लगा कि कोई बड़ा नुकसान ना हो। अच्छा हुआ, बस लैपटॉप का सी ड्राइव फुल हो चुका था। मुझे बस फाइल्स को दूसरे डिस्क में ट्रांसफर करना था और काम खत्म। पर असली आफत तो वहां खड़ी थी। तंग नाना ने अपने दोनों हाथ अपनी पतली थाइस पर टिकाए हुए थे और आगे की तरफ झुकी हुई थी। उसकी नजरें स्क्रीन पर थी और उसका कातिलाना चेहरा मेरे एकदम पास था। ऊपर से वो अभी अभी नहा कर आई थी। उसकी बॉडी से आती उस मस्त बहकाने वाली खुशबू ने मेरे दिमाग का दही कर दिया और मेरे दिल की स्पीड डबल हो गई। आज तंग नाना ने एक बहुत ही डीप नेक वाला नाइट गाउन पहना था। उसकी आगे झुकने वाली पोजीशन की वजह से मेरी आंखें घूम घूम कर उसके उस खतरनाक लीवेज पर चिपक रही थी जो हल्का हल्का दिख रहा था। उस डीप नेक के पास की गोरी और मक्खन जैसी स्किन एकदम चमक रही थी। भाई मेरी फटी हुई थी तो मैंने ज्यादा ताड़ने की हिम्मत नहीं की। चलो ठीक हो गया। मैंने एक लंबी चैन की सांस ली। जैसे ही मैं सीट से खड़ा होने वाला था, मैंने देखा कि तंग नाना अभी भी उसी आगे झुकी हुई कातिलाना पोज में खड़ी थी। उसका वहां से हटने का कोई इरादा नहीं था। वो, नाना काम हो गया है, मैंने उसे डरते हुए याद दिलाया। तूने तो बड़ा जल्दी कर दिया। तंग नाना ने आंखें उठाकर मुझे घूरा। हाँ, कोई बड़ी भसड़ नहीं थी। मैंने तेरा डिफॉल्ट सेविंग लोकेशन चेंज कर दिया है। बड़ा सही काम किया तूने। तंग नाना की आंखों में अचानक से एक मस्त नशीली चमक आ गई और वो मुझे ताड़ने लगी। अब तू ही बता, मैं तुझे इस काम के लिए क्या इनाम दूं? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा ज्यादा टाइम नहीं लगा इसमें। मैंने डरते हुए अपना थूक निकला। ऐसा कैसे चलेगा बेटा? एक काम करते हैं, क्या आज रात तू वापस मेरे बेड पर आकर सोना चाहेगा? तंग नाना ने अपने घुटने से हल्के से मेरी टांग पर टच किया। क्या तंग नाना मुझ पर लाइन मार रही है? नहीं नहीं नहीं, वो तो बस मेरा यूज करके जी बोशाओ से पीछा छुड़ाना चाहती है। तंग नाना हॉट और कातिलाना तो बहुत है, पर ऐसी आफत को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। मैं जल्दी से खड़ा हो गया। थैंक यू, पर मैं तुझे और तंग नहीं करना चाहता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में इसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया? तंग नाना मेरे इस रिएक्शन पर एकदम हैरान रह गई। सच में नहीं आना, जरूरत नहीं है। जो सीक्वेंस चल रहा है उसी हिसाब से ठीक है। ये लाइन फेंक कर मैं सीधा बैल्कनी की तरफ भाग निकला। बाई तियन तियन अभी अभी बाल धोकर आई थी। मुझे रूम से बाहर आते देख उसके चेहरे पर एकदम सरप्राइज और खुशी आ गई। फंग युआन, तू कब वापस आया? बस अभी।
मैं जस्ट अभी वापस आया हूँ। झाड़ू मारने में तुझे इतना टाइम लग गया? अरे मैं थोड़ा लगन से सफाई कर रहा था ना। चल झूठे, मुझे उल्लू मत बना। तू और जिंगजिंग बाहर खाना खाने गए थे ना? बाय। टियान ने सीधा मेरा झूठ पकड़ लिया। तुझे कैसे पता? मैंने हैरानी से पूछा। जिंगजिंग ने मुझे मैसेज करके सब बता दिया। कमीने, तू मुझसे झूठ बोलता है? मैंने कहा झूठ बोला? मुझे लगा ये बताने वाली कोई ऐसी खास बात नहीं है। कहीं तू जिंगजिंग पर लाइन तो नहीं मार रहा? मुझे पहले से पता था तू वही ठर की लौंडा है जो जिसे देखता है उस पर फिदा हो जाता है। बाय। टियान ने एकदम सब समझ आने वाला नाटक किया। ओए हेलो, तू फालतू बातें मत बना। मैं कहा हर किसी पर लाइन मारता फिरता हूँ। मैंने अपने बचाव में आवाज उठाई। हाँ, किसी को क्या पता तेरे जैसा कमीना पूरा दिन दिमाग में क्या कचरा भरे रखता है। तू मुझे इतना घटिया क्यों समझती है यार? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अभी भी बोल रहा है। तूने मेरे साथ जो जो कांड किए हैं उनका क्या? बाय। टियान ने गुस्से और शर्म से मुंह फुलाकर कहा। इसमें पूरी गलती मेरी थोड़ी ना है। मुझे क्या पता था तुझे वैसा शौक है। मैंने एकदम मासूम शक्ल बनाई। ये एकदम नॉर्मल बात है, ठीक है? बहुत सी लड़कियों को वैसा ही पसंद होता है। अरे यार, दिमाग की दही कर दी तूने। बाय। टियान अचानक इतनी शर्मा गई कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। मुझे भी लगा कि ये मैटर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा है, तो मैंने चुपचाप खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। बाय। टियान ने अपना सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया हो, उसने टमाटर जैसे लाल चेहरे के साथ पूछा, क्या तू अभी फ्री है? मैं तो अभी नहाने जा रहा था। उसकी ऐसी अजीब सी शक्ल देखकर मेरा दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बाय। टियान ने चिढ़कर मुझे कातिलाना लुक दिया। मैंने फटाफट बात घुमाई। हाँ, फ्री हूँ, एकदम फ्री हूँ। बाय। टियान का चेहरा थोड़ा ठीक हुआ और उसने एकदम शर्माते हुए प्यारी आवाज में कहा, मेरा एक छोटा सा काम कर देना। क्या काम? मेरे बाल ड्राई कर देगा? कर देगा ना? बाय। टियान ने सिर नीचे किए एकदम धीमी आवाज में पूछा। कर तो दूंगा, पर मैंने आज तक किसी के बाल ड्राई नहीं किए। मुझे डर है। कोई बात नहीं। बाय। टियान जल्दी से अपना हेयर ड्रायर उठा लाई। उसने प्लग लगाया और ड्रायर मेरे हाथ में थमा दिया। वो कुर्सी पर बैठ गई। उसके लंबे नरम बाल किसी झरने की तरह खुले हुए थे। उसके गीले बाल हल्के हल्के उसके गोरे कंधों को छू रहे थे, जो उसे एकदम बहकाने वाला और कातिलाना वाइब दे रहे थे। मैंने ड्रायर ऑन किया और एकदम परफेक्ट टेम्परेचर और स्पीड सेट कर दी। गर्म हवा बाय। टियान के बालों से टकराने लगी। मैं एकदम हल्के और नरम हाथों से ड्रायर चला रहा था, इस डर से कि कहीं उसे दर्द ना हो जाए। मेरी उंगलियां उसके घने बालों के बीच से गुजर रही थी। गलती से मेरी उंगलियां उसके स्कैल्प पर टच हो रही थी, जिससे एक मस्त करंट जैसी गुदगुदी फील हो रही थी। फंग्युआ, तुझे मेरे बालों की खुशबू मस्त लग रही है। बाय। टियान ने अचानक एकदम नखरे वाली आवाज में पूछा। उसने हल्का सा अपना सिर पीछे की तरफ उठाया। उसकी लंबी गोरी गर्दन का एक कातिल कर्व बन गया था। हाँ, बहुत मस्त महक आ रही है। मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गई थी। मैं एक हाथ से आराम से उसके बालों को हिला रहा था। मेरी उंगलियां बीच बीच में उसके कानों से टकरा रही थी और उसके वो छोटे प्यारे से कान एकदम टमाटर जैसे लाल पड़ गए थे। बाय। टियान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसके गले से किसी बिल्ली के बच्चे जैसी पर वाली आवाज निकल रही थी। साफ दिख रहा था कि उसे बड़ा मजा आ रहा है। उसके मक्खन जैसे बाल मेरे हाथों से फिसल रहे थे और शैम्पू की एकदम रिफ्रेशिंग खुशबू हवा में फैली हुई थी। आउच, थोड़ा आराम से करना, मुझे जल रहा है। बाय। टियान ने नखरे दिखाते हुए बोला। उसने हल्की सी भौहें सिकोड़ी आंखें खोलकर मुझे देखा। उसकी आंखों में एकदम क्यूट सा गुस्सा और फ्लर्ट साफ झलक रहा था। सॉरी बॉस। मैंने जल्दी से ड्रायर का टेम्परेचर और डिस्टेंस ठीक किया। मुझे अंदर से थोड़ा बुरा लगा, पर मेरी नजरें ना चाहते हुए भी उसके उन हल्के गुलाबी गालों पर चिपक गई। बाय। टियान ऐसे ही सिर पीछे किए मेरी आंखों में घूरती रही। क्या तू आज भी मेरे साथ बेड शेयर करना चाहता है? मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भाई, ये क्या कांड चल रहा है? दीदी, तू भी शुरू हो गई? रुक, पहले तू ब्रेक ले। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों दिख रहा था। लग नहीं रहा था कि वो मजाक कर रही है। मैंने बिना सोचे अपना हाथ सीधा उसके मुंह पर चिपका दिया और उसका चेहरा ढक लिया। मेरी तो ऐसी तैसी हो चुकी थी। फेंगयुआन, पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? बाय। टियान का चेहरा मेरे हाथ से दबा हुआ था और वो हिल नहीं पा रही थी। वो अपने दोनों हाथ हवा में अजीब तरीके से मारने लगी। मुझे उसके चेहरे की उबलती हुई गर्मी फील हुई, तो मैंने फटाफट हाथ हटा लिया। सॉरी यार, तू क्या पागल हो गया है? मुझे मार डालने का प्लान है क्या? उसने चिल्लाया। ठीक उसी टाइम सू याओ बाहर से बालकनी में आई और उसने हम दोनों की ये भसड़ देख ली। ये क्या नाटक चल रहा है तुम दोनों का? उसने पूछा। याओ दीदी, ये पागल लौंडा सच में मेरी जान निकाल देगा। बाय। टियान ने गुस्से में अपने गाल फुलाए और मुझे घूरा। गुस्से और शर्म की वजह से उसका चेहरा और ज्यादा आग की तरह लाल हो चुका था। मैं तो बस इसके बाल ड्राई कर रहा था, कसम से। मैंने और कोई झोल नहीं किया है। मैंने डर के मारे सफाई दी। ठीक है फेंगयुआन, मैं टियान के बाल सेट कर देती हूँ। सू याओ ने अपनी हमेशा वाली मीठी स्माइल देकर कहा। तो फिर बॉस,
आगे तू ही संभाल ले। मैंने एक लंबी चैन की सांस ली। याओ याओ दीदी, सिर्फ तुम ही सबसे बेस्ट हो। बाई टियान टियन ने सू याओ याओ के कंधे पर अपना सिर रगड़ा। फिर उसने वापस गुस्से से मुझे देकर ताना मारा। डरपोक कहीं का। मैं आगे और बहस करने के मूड में नहीं था। मैं दुम दबाकर चुपचाप बाथरूम निकल लिया नहाने के लिए। बाथरूम में मैं बस उस शावर को ताड़ता रहा और ब्लैंक हो गया। भाई, आज का दिन सच में पूरा झोल झाले से भरा है। इन दोनों कैंपस ब्यूटीज को पता नहीं आज कौन सा जहर चढ़ गया है। दोनों ही मेरे साथ बेड शेयर करने को मरी जा रही हैं। टांग नाना का मैटर तो चलो अलग है, पर ये बाई टियान टियन तो सच में आफत की पुड़िया है। इसको झेलना मेरे बस का नहीं है बॉस। बाकी तीनों में से भी सिर्फ सू याओ याओ ही थोड़ी नॉर्मल इंसान लगती है। ही लिंगलिंग की तो बात ही मत करो, दिमाग की पैदल है पूरी। बस हमेशा मेरी लगते हुए देखना चाहती है। सू जिंगजिंग का तो लेवल ही अलग है। थोड़ी सी बात पर टपकाने की बात करती है। अच्छा है कि वो दिमाग से छोटी बच्ची है, इसलिए इजीली फंस जाती है। सू जिंगजिंग की याद आई तो ध्यान आया, आज रात पर्ची के हिसाब से मुझे उसी के बेड पर सोना है। भाई, आज रात तो नींद नहीं आने वाली। मुझे पूरा चौकन्ना रहना पड़ेगा। आखिर वो लॉन्ग ऑटियन की निंजा चमची है, उससे थोड़ा बचकर ही रहना ठीक होगा। और हाँ, आज दोपहर उस स्टोरेज रूम में मेरे दिमाग में वो क्या पागलपन चल रहा था। वो अजीब सी आवाज, वो दूसरी दुनिया, वो दुनिया बचाने वाला नाटक। हालांकि मैं इस पूरे मैटर को एक घटिया सपना ही मान रहा हूँ, पर सच तो ये भी है कि ये लॉन्ग ऑटियन पहले से पूरी तरह बदल चुका है। और सबसे बड़ा झोल ये है कि जैसे ही मैंने उस आवाज को दिमाग से भगाने का सोचा, वो सच में एकदम गायब हो गई और वापस आई ही नहीं। पक्का ये कोई बुरा सपना ही था। मैंने अपना सिर झटका और सोचना बंद कर दिया। नहाकर बाहर आने के बाद जब मैं रूम में घुसा तो सारी लड़कियां अपने बेड पर सेट थी। बाई टियान टियन ने खुद को वापस एक समोसे की तरह रजाई में पैक कर रखा था और अंदर से अजीब सी चिढ़ने वाली आवाजें निकल रही थी। टांग नाना ने मुझे अंदर आते देखा, पर उसने मुझे घास तक नहीं डाली, अपनी पलके तक नहीं झपकाई। चलो, नसीब में लिखा है तो आज सू जिंगजिंग के बेड पर ही चलते हैं।